पेज नंबर समवेयर अराउंड 140 150 कुछ था। ओके लेट मी गो बैक टू, चलो 138 से स्टार्ट करते हैं। क्लब मेंबरशिप, देखो जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक यहीं से निकले। क्लब अपना कंप्लीट हो गया था ना, अपने को नेक्स्ट पेज पे चलना था ना। आई थिंक दिस टॉपिक वाज कंप्लीट। यस, चलो यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ये देखो बड़ी मजेदार चीज है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, बेटा मूवेबल एसेट का क्या क्या एग्जांपल सोच सकते हो तुम लोग, सोचो क्या क्या मूवेबल एसेट हो सकते हैं। गिव मी एग्जांपल्स, मैं देखूं आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ओके, लैपटॉप, व्हीकल एंड मोर समथिंग न्यू। फर्नीचर, यस फर्नीचर इज अ मूवेबल एसेट। मशीन, अगर मैं बोलूं हाउस तो क्या बोलोगे तुम? मुझे पता था तुम लोग भोले भाले बच्चे हो, तुम लोग नो बोलोगे। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। सो कोर्ट में केस था ये कि भाई हाउस मूवेबल एसेट है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स जज साहब ने कहा ये कैसा मजाक है, ऑफ कोर्स हाउस इज एन इमूवेबल एसेट। वकील साहब ने बोला जज साहब वेट, आई वांट टू शो यू अ वीडियो, दिस वीडियो इज मिस्टर मेहताज हाउस। तो उन्होंने वीडियो ओपन करा। वीडियो में बकायदा मेहता जी का जो घर था, इट वॉज यू नो फुल्ली मेड ऑफ वुड, छोटा सा मकान था, फुल्ली मेड ऑफ वुड। उन्होंने मूव किया, उसको ट्रक पे रखा और उठा के दूसरे प्लॉट पे खड़ा कर दिया वैसे का वैसे। दैट वाज द होल केस वाज ऑल अबाउट कि घर यहाँ से वहाँ कैसे जा सकता है। सो यस, एनीथिंग दैट कैन बी मूव्ड इज अ मूवेबल एसेट, एज सिंपल एज दैट। एनीथिंग दैट इज एन एसेट एंड इट कैन मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन, इट्स अ मूवेबल एसेट। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अभी? ठीक है, मतलब मूवेबल एसेट कैन बी एनीथिंग अंडर द सन, एनीथिंग दैट इज डीम टू बी एन एसेट कैन बी एन मूवेबल एसेट, मोर और लेस, अगर वो मूव हो सकती है तो। ठीक है, अब देखो, आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग नाउ लुक एट इट। देख, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर का खुद का एसेट होगा या एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया होगा और एम्प्लॉय को बोला होगा भाई ले तू मजे कर, यू कैन यूज इट हाउ एवर यू डीम लाइक, तुम्हें जैसे सही लगे तुम यूज करो उसको। ठीक, करेक्ट? यहां तक क्लियर है बात? ओके, क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है? हो सकता है मिल रहा होगा भाई। तो यूज ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, सरकार कहती है भाई साहब अगर आप अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप या कंप्यूटर दे रहे हो तो आप अपने डेटा की आईटी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हो। वो तो आप चाहते हो कि ये दिन रात काम करे, ये घर पे जाए तो भी इसको फ़ोन कर दो तो अपना लैपटॉप खोल के रिपोर्ट निकालने लगे, इसलिए तुम दे रहे हो, तुम इसका टॉर्चर कर रहे हो, फ़ायदा नहीं दे रहे हो इसको। तो सरकार कह रही है कि लैपटॉप यूज़ करने को दिया अपने एम्प्लॉय को तो एहसान नहीं किया उसके ऊपर, द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट इन दिस केस शैल बी नील। क्लियर? यस, सिंपल है। लेकिन भाई सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर थोड़ी होता है मूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट में तो बड़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई। मान लो कि तुम्हें पता है कि नहीं वो जकूजी आता है मूवेबल। रिपीट अगेन सर, क्या रिपीट करूँ? लैपटॉप एंड कंप्यूटर वाला क्लियर है? वर यू देयर? एक सेकंड, प्रीति का नोटिफिकेशन एक्चुअली सर राइट नाउ आई एम इन ऑफिस नॉट एबल टू ज्वाइन क्लास। अच्छा ओके ओके ओके, चलो क्या रिपीट करूं भाई? लैपटॉप कंप्यूटर वाला रिपीट करूं सौरभ बाबू? यस, तो देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। तो क्या परक्विजिट है? यूज ऑफ मूवेबल एसेट। लैपटॉप और कंप्यूटर मूवेबल एसेट होता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हो। हाँ ले जा सकते हैं सर, मूवेबल एसेट है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट देता है यूज करने के लिए, और वो मूवेबल एसेट क्या है? लैपटॉप या कंप्यूटर। मैं तो कहता हूं भाई साहब इसमें मोबाइल को भी यूज करना चाहिए। आजकल के मोबाइल कंप्यूटर से कम नहीं है, और हमारा बॉस जो है वो कई बार मोबाइल पे भी हमसे काम ले लेता है। मतलब मुझसे नहीं, मैंने तो कभी नौकरी की ही नहीं, बट लेता है। हाँ,
सबके बॉस लोग लेते हैं। तो लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज़ करने दे रहा है तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब आप एहसान नहीं कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर, अपने एम्प्लॉय को कोई परक्विजिट नहीं दे रहे हैं, तो इस केस में परक्विजिट की वैल्यू निल होगी। ठीक है भाई सौरभ बाबू, कंफर्टेबल विद दिस नाउ? चले नेक्स्ट देखो, मूवेबल एसेट्स अदर देन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। भाई लैपटॉप एंड कंप्यूटर के बाद और भी बहुत सारे मूवेबल एसेट्स होते हैं। मूवेबल जकूज़ी का एग्जांपल दे रहा था, मैंने पहली बार देखा, मुझे लगता था जकूज़ी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो फिट की जाती है ज़मीन वमीन के अंदर करके ऐसे। मूवेबल जकूज़ी देखा मैंने, मेरा क्लाइंट है वो एम्प्लॉई है, उसके एम्प्लॉयर ने लगवाया उसके घर में मूवेबल जकूज़ी, क्योंकि वो बोला मेरे को जकूज़ी में ही नहाना पसंद है, वो लगवाओगे तो ही काम करूँगा तुम्हारे साथ। अरे गजब आलीशान कर दिया यार उसको, हीटेड स्विमिंग पूल। बोलिए भाई साहब ऐसी ऐसी परक्विजिट मिल रही है लोगों को, वो पूरा बंगला ही खेल परक्विजिट है, वो बाकी चीज़ें तो बंगले का पार्टी हैं। क्या नसीब लेके लोग पैदा होते हैं, और अपन क्या यार बताओ, बचपन से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है अभी चलो, इस तरह का कोई अगर अच्छा परक्विजिट मिल गया, मूवेबल एसेट मिल गया क्लाइंट एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से, तो अगर वो एसेट एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट, WDB नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे हम। मान लो वो एम्प्लॉयर ने वो एसेट खरीदा था सपोज करो 25,000 रुपये में, तो 2,500 करके तब तक एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होता रहेगा जब तक एम्प्लॉय उस परक्विजिट को यूज कर रहा है। क्लियर? बोलो भाई, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, अपन कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया तो जितना अमाउंट एक्चुअल पे किया रेंट का या चार्ज बोल के या रेंट बोल के कैसे भी जितना पे किया एम्प्लॉयर ने, वो आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो गया। एंड ऑफ कोर्स अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर हुआ तो उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर? इसमें सब लोग कंफर्टेबल हो, यहाँ किसी को तकलीफ तो नहीं? आइए आइए भाई साहब, ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट, ये बोलो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, समझ रहे हो? अभी आपने क्या पढ़ा? यूज ऑफ मूवेबल एसेट, अभी ट्रांसफर ही कर दिया मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक कंपनी की गाड़ी खरीद के दी चलाने के लिए, पहले दिन जैसे स्टीयरिंग व्हील पे बैठा छींक दिया, एम्प्लॉयर को इतना गुस्सा आया, एम्प्लॉयर ने बोला रख ले, तू ही रख ले साले, ये गाड़ी तेरी हुई, अब तू ही छींक अपनी गाड़ी में, मैं नहीं रखूंगा ये गाड़ी। एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर ही कर दिया मूवेबल एसेट, एम्प्लॉय को ही दे दिया, ले भाई हैव फन, ऐश कर इस पे, ट्रांसफर कर दिया। अगर कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफ़र किया है, याद है यूज़ करने के लिए नहीं दे रहा है ये। जैसे मेरी सिस्टर अभी जॉब ज्वाइन करी, मेरी सिस्टर ने किसी कंपनी में, कोई यूएस की कंपनी है, तो उन्होंने इनको लैपटॉप दिया हमारी सिस्टर को। अब वो उसको अपना लैपटॉप समझ के यूज़ तो कर रही है, पर जिस दिन वो नौकरी छोड़ेगी ना, वो उस दिन लैपटॉप उसको वापस करना पड़ेगा, उसका लैपटॉप नहीं है। पर अगर कंपनी ट्रांसफ़र ही कर दे, हमारे एक भाई साहब हैं, उनको मैकबुक ट्रांसफ़र ही हो गई है, कंपनी ने खरीद के दे दी, लो भाई तुम्हारी हुई, वापस नहीं मांगेंगे, इंजॉय। मैकबुक भाई साहब, मैकबुक प्रो, वो जो बड़ी वाली आती है हाई फाई, बताइए भाई साहब। तो कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर ट्रांसफ़र कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट टू द एम्प्लॉयर as reduced by 50% for each completed year during which such asset was put to use by the employer on the basis of reducing balance method। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लें, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलो यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ न्यू स्लाइड। ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं एक। ओके, सो लेट दैट एसेट बी मैकबुक। एम्प्लॉयर ने भाई साहब सन 2019 में, इन द ईयर 2019, द एम्प्लॉयर बॉट द मैकबुक फॉर लेट्स से 1,50,000। ज़्यादा हो गया क्या? एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया, छोटी बात होती नहीं मेरे से। लेट्स से द एम्प्लॉयर बॉट इट फॉर 1,50,000, ठीक है।
दिस इज़ लेट्स से अप्रैल 2019 टू कीप थिंग्स सिंपल, और इसको कर दो मार्च 20। मार्च 20 में डेप्रिसिएशन लगेगा, करेक्ट? ठीक है जी, यस। सरकार कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है ना आजकल वो बड़ी तेज़ी से आउटडेटेड हो रहे हैं। अभी नया नया मैकबुक आया, फिर मैकबुक प्रो आ गया, प्रो अल्ट्रा मैक्स आ गया, हर साल नया नया मॉडल आता है भाई साहब। पुराना मॉडल हो जाता है आउटडेटेड और उसको बेचने जाओ ना तो आधे दाम में भी नहीं बिकता। डेप्रिसिएशन यहाँ लगाओ 50%, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50%। कितनी डेप्रिसिएशन लगाएगा? लगाएगा 75,000 रुपये। है जी, सही है ना? गलत चलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, कुछ सही लिखना, गलती हुई तो बता देना। कितने का था मैकबुक भाई साहब? 1.5 लाख का था। 75,000 उसकी वैल्यू एक ही फाइनेंशियल ईयर में कम हो गई भाई साहब। कितनी बची? सिर्फ 75,000। बेटा मैं मैथ्स में बचपन से कमज़ोर था, मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मार्च 21 में फिर यूज़ किया, पूरे साल किसने यूज़ किया? बॉस ने यूज़ किया। ऑल डेप्रिसिएशन लगेगी भाई साहब, कितने की? 50%। 50% ऑफ व्हाट? दिस टाइम 1,50,000 और 75,000? यू टेल। $75,000, यस, वेरी गुड। बोल भाई 75 का आधा कितना होता है? कहीं 37,500 तो नहीं होता? हाँ, अब तो घट गया। 75 में से 37,500 घटाओ, कितना बचा? ऑफ कोर्स भाई साहब 37,500 ही बचा। सॉरी, थोड़ा मेरे को लग रहा है ये लैपटॉप अपना ढीला हो गया है थोड़ा, अब मेरे को भी मैकबुक लेनी ही पड़ेगी। 37,500, ठीक है भाई साहब। ये 1920 में एम्प्लॉयर ने यूज़ किया, 2021 में एम्प्लॉयर ने खुद यूज़ किया। उसके बाद तीसरे साल अपने जूनियर को बोला कि ले भाई तू कब तक इस सडनली लैब कंप्यूटर पे काम करेगा, ये ले मेरा मैकबुक आज से तेरा हुआ, हैव फन। तेरा हुआ, ट्रांसफ़र कर दिया भाई साहब, पूरा ट्रांसफ़र कर दिया, छोटी बात नहीं कोई। अब मार्च 21 से मार्च 22 तक कौन यूज़ कर रहा है? एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है। सॉरी, मार्च 22 तक क्यों बोलूँ मैं? मार्च 22 तक वर्ल्ड भी क्यों यूज़ करूँ? अब तो ट्रांसफ़र ही हो गया ना। अब कहेगा सारी उम्र कौन यूज़ करेगा? एम्प्लॉय यूज़ करेगा। सारी उम्र कौन यूज़ कर रहा है? एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है। ट्रांसफ़र ही हो गया भाई साहब, अब आगे डेप्रिसिएशन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि तुमने जितने कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर यूज़ किया है उसको हर उस साल के लिए 50% पहले डेप्रिसिएशन लगाओ अपने एसेट पे। पुराना धुराना लैपटॉप दे रहे हो आउटडेटेड अपने एम्प्लॉय को, उसकी वैल्यू क्या मैं 1.5 लाख लगाऊंगी? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट कहता है जितने कंप्लीटेड ईयर्स एम्प्लॉयर ने यूज़ किए हैं उसमें 50% डेप्रिसिएशन लगाओ। किस तरीके से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। आप लोग इस मेथड को, उसका एक छोटा सा प्यारा सा नाम है, हम लोग WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, वो आप लोगों को पता होगा। सेम ही चीज़ है बेटा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड WDV मेथड, बोथ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, समझ में आई गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है? कि भाई आउटडेटेड कंप्यूटर दे रहे हो तुम तो 50% डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर। ठीक, अब एक बार प्रोविजन पढ़ ले फिर से, देखें हो सकता है इस बार ज़्यादा समझ में आ जाए। ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट्स, अगर कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया, ये देखो भाई साहब, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आजकल कौन सा आइटम इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता मेरे को तो ये बताओ? हर चीज़ में चिप लगी रहती है। वो GTV वालों ने तो नोट में भी चिप ढूंढ ली थी। जहाँ इलेक्ट्रिक चिप्स का यूज़ हुआ है हर वो आइटम इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जो अगर आप याद रखोगे ना तो कल को ये केस लॉ में काम आएगा। ये छोटे से वर्ड यूज़ करके इनकम टैक्स एक्ट ने हमें एक बहुत बड़ा ब्रॉड वाइड स्प्रेड एरिया दे दिया है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 50% तक डेप्रिसिएशन लगा के फिर परक्विजिट ऐड करने का
ये बहुत ज़ोरदार लूप होल है। ये एक वर्ड यूज़ करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। जब लिखा कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उनके मन में क्या था, बेटा एक ज़माने में एक पीडीए होता था सॉरी, पीडीए क्या होता था, बड़ा सा टच स्क्रीन फ़ोन होता था। उस समय टच स्क्रीन तो होती नहीं थी, उसकी पेन होती थी, जो आजकल गैलेक्सी नोट वोट में नहीं पेन आती है। तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक, वो भी काम के लिए एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉई को दिया करते थे। मेरे पिताजी मुझे याद है एक लेके आए थे, कुछ पीडीए तो नहीं था, वो कुछ और था, वो उससे भी पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल हैंड हेल्ड लैपटॉप टाइप कैलकुलेटर, पर वो कैलकुलेटर नहीं था, उसमें मेल्स भी आ सकते थे, मैसेजेस भी आ सकते थे और बहुत सारे फीचर्स थे उसमें। तो वो भी देते थे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉई को। पेजर्स का भी ज़माना था, जब भाई सबसे पहले पेजर ही आया था टेलीकॉम में देखा जाए तो। आम जनता के पास पेजर हुआ, आम जनता तो नहीं कहना चाहिए, जो उस समय वीआईपी लोग हुआ करते थे, पैसे वाले लोग, वो पेजर लगा के घूमते थे। मुझे आज भी याद है जब पिताजी ने पेजर खरीदा था तो बड़ा प्राउड फील करते थे, अरे पेजर है मेरे पास। तो गवर्नमेंट ने जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिखा ना, तो उसके एक्सप्लेनेशन में उन्होंने यही सब बताया, पेजर, पीडीएज एटसेट्रा एटसेट्रा। पर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लिख के उन्होंने गलती कर दी, और ये उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया ये कंक्लूसिव नहीं दिया, मतलब ऐसा नहीं दिया कि हमने ये जो वर्ड्स बोले हैं बस यही यही है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इन्होंने बोला द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव, मतलब हम सॉरी द लिस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ एक्सक्लूसिव, मतलब इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं, ये ऐसी क्लोज लिस्ट नहीं है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो ये एक लूप होल है, इस पे ध्यान रखना है आप लोगों को। कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी इट शैल बी रिड्यूस्ड बाई 50% फॉर ईच। मैं इसको कैसे हाईलाइट करूं, ये लो बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर मतलब 8 महीना यूज़ किया तो उसको 50% डेप्रिसिएशन मत लगाना, उसको कोई डेप्रिसिएशन मत लगाना। ये नहीं कि लगे प्रोपोर्शनल निकालने की, सर अगर 12 महीने का 50% है तो मेरे को लगता है सर 8 महीने का मैं 8/12 करके इंटू 50%, इतना मैथ नहीं करना है तुम्हें। इनकम टैक्स एक्ट चीज़ों को सिंपल करता है, कॉम्प्लिकेट नहीं करता। आप देखोगे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से पढ़े, इनकम टैक्स में बड़े सिंपल से। डेप्रिसिएशन कितना सिंपल है, अच्छा अभी पढ़ा नहीं तुमने आने दो मज़ा आएगा, डेप्रिसिएशन में भी बहुत मज़ा आएगा। मेरे को लगता है 2-3 क्लासेस तो सिर्फ डेप्रिसिएशन पे जाएंगी, इतना जोरदार टॉपिक है वो। खैर, सो 50% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। आपको मेहनत नहीं करनी, 2 महीने यूज़ किया, 6 महीने यूज़ किया, कुछ नहीं, जितना कंप्लीट 2 साल 6 महीने यूज़ किया तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा दो। किस रेट से? 50% के रेट से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। उतनी डेप्रिसिएशन लगा लो, फिर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू एम्प्लॉय की क्या हो जाएगी, उस साल की परक्विजिट हो जाएगी। ठीक, क्लियर? कार भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया अब तो। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, देखो कॉस्ट ऑफ के एक क्वेश्चन से ना एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट उठ के आता है। सर अभी अभी आपने कहा कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिनकी हमने पहले बात कर रखी है। कार बीइंग द परफेक्ट एग्जाम्पल, कार के लिए हमने प्रॉपर एक वो पढ़ा था, मोटर कार मिलेगी तो ये करेंगे वो करेंगे, देखेंगे कि कौन खर्चा पानी दे रहा है, मेंटेनेंस कौन देख रहा है, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है। दोस्त किसी भी एक्ट में, मैं कहता हूँ सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में नहीं, किसी भी एक्ट को अगर तुम पढ़ रहे हो और कोई एक स्पेसिफिक चीज़ लिखी हुई है और कोई जेनरिक चीज़ लिखी हुई है, तो हमेशा स्पेसिफिक चीज़ जो है वो ओवरराइड करती है जेनरिक चीज़ों को। ये एक बेसिक लॉ है, लॉ बनाने का तरीका, जो एक बेसिक रूल्स होते हैं ना, वो है ये। तो जब इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफिकली बोल रहा है कि मोटर कार आएगी तो ये करना, तो फिर आप मोटर कार को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में नहीं ले जा सकते, चाहे भले ही वो इलेक्ट्रिक कार क्यों ना हो। जब वो मोटर कार की बात कर रहा है, क्योंकि बिना मोटर के कोई कार नहीं हो सकती, मोटर इज़ अ साइंटिफिक टर्म, आई होप यू नो दैट। तो वो जो मोटर है ना, उसके बिना कार नहीं बन सकती, मोटर ही पहिए घुमाती है। तो जब भी वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार कह रहा है इनकम टैक्स एक्ट, तो आप स्पेसिफिक चीज़ पे पहले जाएंगे। ये तो जेनरिक है ना, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। जेनरिक चीज़, जो जेनरिक लैंग्वेज यूज़ होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, उसका पर्पज़ ये होता है, इंटेंट ये होता है लॉ का, कि भाई जो जो चीज़ें हम लिखना भूल गए, कोई अनोखा वर्ड भी आ गया तो वो भी इसी कैटेगरी में कवर हो जाएगा। होता है ना भाई, जनरेशन के साथ वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस, कार इज एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बट कार के लिए स्पेसिफिकली बात की हुई है, तो वहाँ पे नहीं अपन जाएंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रूल नहीं लगाएंगे। जहाँ स्पेसिफिक चीज़ दी हुई है वहाँ स्पेसिफिक चीज़, जहाँ लॉ कुछ कहना भूल गया है वहाँ तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो भाई।
यही लूप होल है बस। अच्छा चलो, और ऑफ कोर्स अगर एम्प्लॉय से कोई पैसा रिकवर कर लिया, रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे ऑफ कोर्स। 50,000 की चीज़ आपको दी, आपसे बोली भाई साहब आप एम्प्लॉय हैं, मुझे 5,000 दे दीजिए, तो आपकी परक्विजिट की वैल्यू 50,000 नहीं रह गई, फिर 45,000 रह गई। ओके कूल, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, मोटर कार ट्रांसफ़र कर दी भाई साहब, देखो कितना सही एम्प्लॉयर है भाई साहब। मुझे ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाए, मैं आज अपनी प्रैक्टिस, अपना सारा काम छोड़ के ऐसे एम्प्लॉय के पैर पकड़ लूँ बढ़िया से। अब ये नहीं कि पुरानी मारुति 800 पकड़ा दी, स्टेटस के हिसाब से भाई साहब। मोटर कार के केस में गवर्नमेंट कह रही है ऑफ कोर्स सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट टू द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय 20%। डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है कार पे, 20% बोल रहा है। कौन से केस में, परक्विजिट के केस में। फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ड्यूरिंग विच सच एसेट वॉज पुट टू यूज बाई द एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताना भूल गया था। भूल क्या गया था, मतलब ये टॉपिक यूजुअली हम लोग डेप्रिसिएशन के टाइम समझाते हैं, पर ये वर्ड बार बार आ रहा है आपके सामने, पुट टू यूज, इसकी क्लैरिटी दे दूं मैं। सो सपोज दैट मोटर कार का एग्जांपल लेते हैं, जब कार की बात हो रही है, तो सपोज दैट कि मैंने भाई शौक में क्या किया, एक बढ़िया सी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ली। वो Hyundai की आई है ना कोई बहुत बढ़िया सी, वो ले ली मैंने, कोना या ऐसे करके कुछ नाम है उसका अजीब सा। मैंने खरीद ली बड़े शौक से, बड़ी सुंदर सी। जैसे ही आई शोरूम में, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है ना कि मेरे पार्किंग में ऑलरेडी 4 गाड़ियाँ खड़ी, मेरे पास जगह नहीं है, आप थोड़े दिन रख दो, मैं एक गाड़ी निकाल रहा हूँ, वो जब बिक जाएगी ना तो फिर मैं इसको आपके शोरूम से ले जाऊँगा, पैसे मैंने दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, आप बस सेफ कीपिंग करो मेरी कार की, ध्यान रखो, कोई भाई आए तो दिखाना, तुम्हारा भी काम आएगा भाई, डिस्प्ले के लिए तुमको अलग से कार नहीं मंगानी पड़ेगी, रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, अभी 5-6 महीने मेरे को टाइम लगेगा, कार जब भी बिकेगी तभी। तो सपोज करो कि मैंने वो कार को 2 साल तक शोरूम पे ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टेशन खुल ही नहीं रहते। मैं यहाँ पे अगर कार लेके निकलता भी तो चार्जिंग की दिक्कत हो जाती, घर से कितना चार्ज करके निकलोगे, मेरे को लंबे रूट पे जाना रहता है। मैंने वो कार छोड़ ही दी, भूल ही गया था मैं उस कार को, बाकी गाड़ियाँ थी मैं उनसे चल रहा था। अभी क्या हुआ, 2 साल बाद मेरे को लगा यार अपने ऑफिस में ना एक कार की ज़रूरत है, वो एक नया मैनेजर आ रहा है, उसको एक कार चाहिए, वो चूँकि दूसरे शहर से आ रहा है तो उसको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी, एक कार दे देते हैं उसको। तो याद आया यार अपनी कार तो पड़ी हुई है 2 साल से, मैंने तुरंत शोरूम से निकलवाई और कहाँ भिजवा दी, अपने मैनेजर के घर पे की, लीजिए भाई साहब आपके लिए ताज़ा तरीन 2 साल पुराना मॉडल। अब मैनेजर को फ्री की गाड़ी मिली यार, वो तो खुशी हो जाएगा, उसकी तो हो गई परक्विजिट। बट बात आती है कि यार मैं तो बड़ा खुश हूँ, 2 साल पुरानी कार चिपका दी उसको। गवर्नमेंट जब परक्विजिट की वैल्यूएशन करने जाएगी तो क्या 2 साल का डेप्रिसिएशन देगी उसको? नहीं देगी, क्योंकि मैंने एसेट पुट टू यूज ही नहीं किया, तो डेप्रिशिएट नहीं हुआ। समझे गेम? डेप्रिसिएशन तभी होता है, डेप्रिसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो कुछ वास करके बोलते हैं, उसका मीनिंग ये होता है कि वो चीज़ खराब हो रही है। कोई चीज़ खराब कब होगी, जब तुम यूज़ करोगे तब ना। वो कार तो मस्त शोरूम में पड़ी हुई है, रोज़ उसकी धुलाई पुछाई हो रही है, इंजन बिल्कुल चकाचक है, उसमें टाइम पे ये लोग पेट्रोल डालते हैं, मोबिल डालते हैं, जो भी करते हैं कस्टमर्स को दिखाने के लिए उसको चालू रखते हैं, बिल्कुल चकाचक मेंटेन हो रही है तुम्हारी गाड़ी बैठे बैठे शोरूम में। जब यूज़ ही नहीं हो रही है, तुमने तो कम से कम पुट टू यूज़ नहीं किया, किसी और ने किया होगा, भाई वो शोरूम वाला कर रहा होगा तो वो अलग बात है, क्योंकि वो एसेट जब आपका होगा, आपके यूज़ में आएगा, आपने यूज़ करा तभी तो उसको यूज़ माना जाएगा ना। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एम्प्लॉयर ने कहीं उसको पुट टू यूज़ ही नहीं किया और सीधे सीधे एम्प्लॉय को दे दिया, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है विदाउट एनी डेप्रिसिएशन, दैट विल बी एडेड एज अ परक्विजिट इन एम्प्लॉयज सैलरी। ये बात समझ में आई? पुट टू यूज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसका और एक एग्जांपल ले लो, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये ना होता है सर मीनिंग, हाँ यही होता है भाई। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट नहीं तो तुम, क्योंकि उसको रिड्यूसिंग वर्ड अगर तुम यूज़ कर रहे हो ना, इस तरह से अगर तुम बोल रहे हो तो इट साउंड्स लाइक कि तुम डेप्रिसिएशन का यूज़ कर रहे हो। डेप्रिसिएशन इज सम लाइक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जिसका यूज़ कर रहे हो एसेट की वैल्यू कम करने के लिए। दैट्स नॉट लाइक दैट। सो डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्सेप्ट विच सेज
कि भाई तुम्हारा एसेट अगर यूज़ हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा होगा। जब ख़राब हो रहा है तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम उसको रियलाइज़ तो नहीं कर रहे हो, लेकिन हो रहा है तुम्हारा नुकसान। उस नुकसान को अपने बुक्स में एज खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड कर लो तो तुम्हारा बिजनेस जो है वो सही प्रॉफिट दिखाएगा। तुम्हें तो लग रहा है तुमने 6 लाख कमाए हैं, लेकिन ये 6 लाख कमाने के लिए तुमने 60 लाख के एसेट्स जो थे उनको यूज़ किया है। तो 1 साल अगर यूज़ किया है, मान लो 60 लाख का फर्नीचर ही है, 10% ही डिप्रिशिएशन है उस पर, तो भी 6 लाख का तो डिप्रिशिएशन हो गया, मतलब तुम फ़ायदा कमा नहीं रहे हो। दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट डिप्रिशिएशन, इसलिए डिप्रिशिएशन आया था कि भाई जो नुकसान तुम्हारा हो रहा है उसको कैसे लिखें, क्या शब्द लिखें उसके लिए, क्योंकि एक्चुअली कैश तो जा नहीं रहा है। तुम एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करते हो, भाई मैंने अमित जी को सैलरी दी तो ये अमित जी को आपने उठा के 50,000 रुपये दे दिए, तुम्हारा कैश गया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, वो ईजी है। हाँ ऑफ कोर्स, पर ये चीज़ जो पुट टू यूज़ वाला कॉन्सेप्ट है ये तुम्हें अकाउंटिंग में भी काम आएगा। ये पुट टू यूज़ का कॉन्सेप्ट कॉमन है, ये मत सोचो कि पुट टू यूज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ नहीं यूज़ हो रहा है, हर जगह यूज़ होता है। एसेट आपने यूज़ करी तभी डेप्रिशिएटेड मानी जाएगी, आपने यूज़ नहीं करी तो डेप्रिशिएटेड नहीं मानी जाएगी। ठीक, चलें अब आगे। एवरीबडी कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट? चलो, तो मोटर कार अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र कर दी, 20% डेप्रिसिएशन लगाओ, आगे बढ़ जाओ। मतलब 20% डेप्रिसिएशन जो है वो परक्विजिट नहीं होगी वैल्यू की, पर मान लो 1 लाख का है तो उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगा 20,000 का, तो 80,000 रुपये वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एनी अदर एसेट है तो सेम रूल्स है सारे के सारे, 10% डेप्रिसिएशन लगाने का। ओके, ठीक है। अभी तक अपन ने 3 पढ़ा। अगर कंप्यूटर ट्रांसफर हुआ तो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन था? 50%। अगर कार ट्रांसफर हुई तो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? अरे ये 5 क्यों नहीं लिखा है यार? 20%। अगर एनी अदर एसेट, मतलब अदर एसेट ट्रांसफर हुआ तो कितना डेप्रिसिएशन है? 10%। बस 3 डेप्रिसिएशन का रेट याद करना है। कितना सिंपल है, कंप्यूटर, कार और अदर, सिंपल। ठीक, चले आ जाओ भाई साहब। फ्री ट्रांसपोर्ट, वाह वाह भाई साहब वाह। फ्री में घूमने फिरने को अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अगर आप रेलवे या एयरलाइन के एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब आप एहसान नहीं कर रहे हो। अगर आप उसको, अपने माई बंदे का घर बनारस में है, वो आपका एम्प्लॉई है, आपने बोला भाई साहब जो ट्रेन है वो बनारस से जा रही है कन्याकुमारी, आपने तो बैठा के कन्याकुमारी उसके छोड़ दिया, बोला कि नहीं वो तो काम पे है, जॉब पे है। वहाँ से बोला कि भैया कन्याकुमारी पे ये ट्रेन खत्म हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी। अब तो वो बेचारा फंस गया कन्याकुमारी पे, अब क्या करें, अब उसको घर तो आना है वापस। तो घर आने जाने का आप फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हो, तो कौन सा एहसान कर रहे हो उसके ऊपर? ज़िंदगी भर तो अपने मन से घुमाते हो, थोड़ा सा अगर वैसे भी घूम ले रहा है वो तो क्या एहसान नहीं है कोई वो। तो अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एम्प्लॉई है, रेलवे एयरलाइन का, तो परक्विजिट ऑफ वैल्यू नील। लेकिन अगर रेलवे और एयरलाइन को छोड़ के किसी और का एम्प्लॉई है तो क्या होगा? अदर ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है? बस आता है, बस के एम्प्लॉयज़ को फ्री पास मिलता है। और कुछ आता है क्या? मेट्रो आएगा क्या रेलवे में? हाँ, मेट्रो रेलवे में आ सकता है आई गेस। तो मेट्रो आई थिंक यहाँ कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मेट्रो ना ही लिखा जाए तो ठीक है। लेकिन रेलवे नहीं आई थिंक नहीं, मेट्रो रेलवे में नहीं आएगा। डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं और दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। और ले लो, और क्या एग्जांपल हो सकता है? और कोई ट्रांसपोर्ट है रिकग्नाइज्ड? ट्राम होती है, कोलकाता में चलती है ट्राम। ट्राम देखी किसी ने? मनीषा, यू आर फ्रॉम कोलकाता ना? कौस्तव इज ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता आई गेस, और यू आई थिंक मे बी यू आर नियर बाई फ्रॉम बंगाल, दैट्स फॉर। ट्राम नहीं देखी? बहुत सही होती है यार ट्राम। ऐसा रोड पे ना, कोलकाता, आई लव कोलकाता यार। मेरे को, मैं हर गर्मी की छुट्टी में जाता था, मेरे नाना वहाँ रहते थे, ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मेरे को मस्त वहाँ मज़ा आता था। तो ऐसा था ना कि मान लो ऐसे रोड चल रही है, रोड के बीच में तुम्हें ऐसे दिखेगी पटरियाँ जाती हुई, और उसी के बीच में स्लोली यहाँ से ऐसा ट्रेन पास करेगी। नॉर्मल रोड चल रही है, कहीं कोई वो नहीं है, ऐसा स्टॉपेज नहीं है, पर वो ऐसा ट्रेन की तरफ फास्ट नहीं चलती, वो इतनी स्लो चलती है कि अगर आप देख रहे हो उसको आते हुए तो आप आराम से हट जाओ, चलते चलते क्रॉस कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्लो चलती थी।
पर मस्त थी, मज़ा आता है, मतलब ट्राम से शहर देखने का मज़ा ही कुछ और है। सोचो शहर के बीच में रेलवे स्टेशन हो, मतलब रेलवे स्टेशन नहीं हो, शहर के बीच में ट्रेन की पटरियाँ हो, सोचो वैसा है। इट्स फन यार, आई लव्ड इट। अच्छा इटली वाला, इटली में भी है क्या ये? चलो अगर नसीब रहा तो 2-3 साल में मैं भी सोचा हूँ इटली घूम आऊँ यार, नाइस प्लेस। ठीक है, तो अगर आप रेलवे या एयरलाइन के एम्प्लॉय का ITR भर रहे हो तो परक्विजिट ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट इज नील, 0, नील बटा सन्नाटा। इसको थोड़ा सा ये मैंने नील का, हाँ इसको हल्का कर दें। ठीक है, अगर कोई और ट्रांसपोर्ट का एम्प्लॉय है तो जिस वैल्यू पे पब्लिक को ऑफर होता है वो चीज़, मान लो बस का टिकट है 50 रुपये, तो 50 रुपये वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो गई, और अगर एम्प्लॉय से कोई रिकवरी करी जा रही है तो उसको घटा देंगे। ये परक्विजिट किसके ऊपर अप्लाई है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। अरे ख़त्म, फिनिश, बहुत बढ़िया। चलो मस्त इलस्ट्रेशन करते हैं अभी एक। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को पहले, एंड व्हेन यू गाइस हैव रेड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, सबने पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या क्या कंपोनेंट मिला? पहला कंपोनेंट भाई साहब लोन मिल रहा है इनको 6% के रेट पे, 6%। SBI का रेट कितना है? 8%। वो भी किसके लिए? वही उसी हाउसिंग लोन के लिए जो ये ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से। हमें अमाउंट भी मिल गया, हमें रेट भी मिल गया। लो जी, 6 लाख रुपए अमाउंट है, सीधे के सीधे फाइनेंशियल ईयर का दे दिया। मिस्टर जोवन पेज 12,000 पर मंथ ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। क्या हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट लेना है? नहीं भाई साहब, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हर महीने की आउटस्टैंडिंग देखना। 1 अप्रैल को 6 लाख है, तो 1 मार्च को 30th अप्रैल को कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 30th अप्रैल को भी इतना ही आउटस्टैंडिंग होगा। 30th मई को, मैं 30th क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ देखना था हमें, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ देखना था ना। तो अप्रैल का देख लिया, 30th मई को कितना होगा? तो भाई साहब 6 लाख में से 12,000 रुपये घटा भी देना। 6 लाख रुपये में ब्याज लगाना 6%, 12,000 घटा देना। 6% ऑफकोर्स फॉर 1 मंथ, और उसमें से 12,000 घटाओगे, वो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा मई का। फिर जून का इस तरह से, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, तुम्हें हर महीने का निकालना पड़ेगा। दिस इज द रीज़न कि लोन वाली परक्विजिट पे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कभी नहीं आएंगे, चिंता मत करना। बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर सो लेंदी कि इस पर आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। और इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहता है कि हम आपको टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस दें। इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि हम आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करें। तो वो इस तरह के क्वेश्चन जो लोन वाली परक्विजिट है उस पर जो क्वेश्चन होंगे वो मोस्टली 1 लाइनर 2 लाइनर होंगे। बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। तुम्हें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कौन से स्टेप पे क्वेश्चन बनेगा ये ना मैं जानता हूँ भाई साहब, ना कोई और जानता है। ये तो पेपर बनाने वाला ही जानता है, और वो बताएगा नहीं हमें। तो अपने को क्या करना है? हर महीने का आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालना है, हर महीने उस पर 6% इंटू 1/12 मल्टीप्लाई करना है। हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, हर महीने का आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाल के सबको ऐड कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधे 6% से। अच्छा, फिर उसके बाद 1/12 12 टाइम्स वो भी करना नहीं, ठीक है वैसे ही सही है। चलो मल्टीप्लाई करके ही कर लेना, वो एक साथ जोड़ो। कि एक्चुअली मैं सोच रहा था कि 6% कॉमन निकाल लें, 1/12 कॉमन निकाल लें और एक साथ उसको मतलब देख लो तुम लोग, जैसा तुम लोगों को सही लगे। मैथमेटिक्स है वो, तो तुम, मेरा मैथमेटिक्स वैसे भी बहुत वीक है, 2% होगा ना। अच्छा हाँ, सॉरी यस ऑफकोर्स, हाँ 8 - 6 2%, तो वो 2% लगा के आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको निकाल। नहीं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालने के लिए तो आपको पूरा 6% निकालना पड़ेगा ना। मैं अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालना बता रहा हूँ, मैं परक्विजिट की वैल्यू निकालना नहीं बता रहा हूँ।
ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा था कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो परक्विजिट से थोड़ी कैलकुलेट होगा भाई। एम्प्लॉय को अगर अप्रैल में इसने पूरा यूज़ किया, तो मान लो 30 अप्रैल का हम निकालेंगे, 30 अप्रैल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हुआ, इनको 5th ऑफ द मंथ को पेमेंट करनी है, यानी कि 5-5 तारीख पे इनका ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। अगर एक्चुअल किया जाए तो इस पर लगना चाहिए 6% इंटू 1/12, एक महीने का ब्याज लगा लो लगभग 6% इंटू 1/12 30 अप्रैल को क्या, कौन से अमाउंट पे, पूरे के पूरे 6 लाख पे, 6 लाख पे एक महीने का ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे इंटू 1/12 करके, कितना जो भी फिगर आएगा, मान लो XYZ, अपन को उससे मतलब नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, 3000 आएगी तो ठीक ही है, ईजी है, फिर तो लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज करो 3000 आया, तो अब तुम जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट 30 अप्रैल का निकाल रहे हो, तुम 6 लाख नहीं लिखोगे, 6,03,000 लिखोगे, 6,03,000, ये 30 अप्रैल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ। अब क्या करोगे, अब इसमें से 12,000 दे दिए गए, तो 6,03,000 में से, सॉरी 6,03,000 नहीं होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 6,03,000 में से 12,000 दे दिए गए, अच्छा नहीं 5th को दिए गए, तो 30 अप्रैल को तो नहीं रहेगा, 30 अप्रैल को 6,03,000 ही रहेगा। मई में जब तुम आओगे 30 मई, जब आप 30 मई पे आओगे तो फिर से वही सेम कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, पूरा कैलकुलेशन होगा। 6,03,000 तो भाई साहब हमारा कब था, अप्रैल में ही था, लगभग समझ लो 5th मई को था। उसमें से कितने दे दिए हमने, 5 तारीख को 12,000 दे दिए, तो 6,03,000 में से 12,000 घटाओ, कितना हुआ, 6,03,000 में से 12,000 घटाओ, 5,91,000। ठीक है, 5,91,000 तुम्हारा क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ फॉर 30 मई। अब इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा भाई, एम्प्लॉयर 6% ही लगा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर 6% ही लगा रहा है। 591 इंटू 6% इंटू 1/12 भाई साहब, 1/12, क्योंकि एक महीने का निकाल रहे हो आप। जब आप ऐसे ऐसे करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाल लोगे तो एक फिगर आपके पास आएगी हर महीने की। आप क्या करोगे, हर महीने उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे 2% से, 2% फॉर 1/12, 2% फॉर 1/12। जितना भी मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, मुझे ब्याज तो उतने पे ही कैलकुलेट हो रहा है। यही ब्याज अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया होता तो 8% लगाया होता, और ये बैंक लगा रहा है तो 6% लगा रहा है, मतलब ये मेरा एम्प्लॉयर लगा रहा है तो 6% लगा रहा है, तो वो 2% परक्विजिट है। सच पूछो तो ये भी सही तरीका नहीं है। इसको मैं चाहूँ तो और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ। कॉम्प्लिकेट से मेरा मतलब ये है कि और सोफिस्टिकेटेड और सही वैल्यू ले आ सकता हूँ, एक्यूरेट वैल्यू ले आ सकता हूँ। कैसे, जो आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो आप 6% के रेट पे कर रहे हैं। अगर आपको वाकई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कंपेयर करना है तो आप 8% पे करिए और 6% पे अलग कैलकुलेशन करिए, दो अलग अलग कैलकुलेशंस करिए, उनका डिफरेंस निकालिए, और फिर वो आपका क्या आएगा, एक्चुअल बेनिफिट जो हमारे एम्प्लॉयर का हुआ है वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आना चाहिए। ये सबसे परफेक्ट तरीका है, लेकिन इसमें डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इनकम टैक्स एक्ट ने सोचा कि भाई साहब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना यार, अपने को डबल कैलकुलेशन नहीं कराना। इनकम टैक्स ने कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए मैथमेटिकली गलत फॉर्मूला बताया है आपको परक्विजिट की वैल्यू निकालने का। वो पहले आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेगा, 6% के ब्याज पे, क्योंकि वही आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। आपको तो एम्प्लॉयर को उतना ही देना है ना, वही ना आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुआ। तो पहले 6% का ब्याज लगा के आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालो, फिर उसमें से घटा दो जितना तुमने EMI पे कर दिया। अब जो आया वो अगले महीने का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया। सिमिलरली द सेम साइकिल विल गो ऑन फॉर 12 मंथ्स, अगर पूरे 12 महीने लोन रहा है तो 12 मंथ्स। तब आपको क्या मिलेगा, हर महीने का आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिलेगा। हर महीने के फर्दर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आपको 2% का ब्याज निकालना है फॉर 1 मंथ, फॉर एवरी मंथ, हर महीने। अप्रैल का आउटस्टैंडिंग इतना है इंटू 2% इंटू 1/12, मई का आउटस्टैंडिंग इतना है इंटू 2% इंटू 1/12, जून का आउटस्टैंडिंग इतना है इंटू 2% इंटू 1/12। ये करते करते तुम्हारा हर महीने की परक्विजिट की वैल्यू अलग अलग आएगी। जब तुम टोटल करोगे तो वो तुम्हारी इंटरेस्ट की परक्विजिट आएगी। इतना मुश्किल है इसका प्रोसेस।
सो रेस्ट एश्योर्ड, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, चिंता नहीं करना, पर तुम्हें करना है ये सॉल्व, खुद से सॉल्व करना है इसको तुम्हें। इसको होमवर्क दे दूँ क्या? ये होमवर्क ले लो, बड़ी मेहनत का काम है ये, दिल लगा के इस होमवर्क को सॉल्व करना। इट विल, मतलब इससे तुम्हारा मैथमेटिक्स तो अच्छा हो ही जाएगा, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट तो एकदम साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर, कभी कोई इसमें कंफ्यूज नहीं कर पाएगा तुम्हें। इनकम टैक्स में सबसे बड़ी समस्या यही है, पता है क्या? बच्चे एक टीचर से, मान लो मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया, कोई कॉन्सेप्ट बताया, अब तुम किसी दूसरे बच्चे से डिस्कस कर रहे हो, वो बोलेगा यार मेरे को लग रहा है ना तेरे सर ने गलत बताया, ये तो ऐसे नहीं वैसे होता है। बच्चे कन्फ्यूज़ बड़ा जल्दी होते हैं। अब वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे सर ने तो वैसे बताया है, वो अपने सर का तरीका तुम्हें बताएगा, तुम कहोगे यार मेरे सर ने तो मुझे गलत बता दिया, अब मैं सर से पूछता हूँ। फिर तुम मेरे से पूछने आओगे, मैं तुम्हें बुक खोल के दिखाऊंगा कि ये देखो ये एग्जाम्पल है, ये इलस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूट ने खुद छापी है, फिर तुम उसको आके बोलोगे, फिर वो कन्फ्यूज़ होगा। इनकम टैक्स में लोग कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं पता है? क्योंकि इनकम टैक्स को थ्योरी सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। भाई ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, मुझसे पूछो, मैं दिन रात प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। इस समय इसका ITR का सीज़न चल रहा है, दिन रात इनकम टैक्स में जो जो मैंने पढ़ा है ना प्रैक्टिकली यूज़ हो रहा है, मेरे को यूज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ रहे हैं। मतलब अभी तो सॉफ्टवेयर ही करता है आजकल, पर अपने को दिमाग पूरा लगाना पड़ता है। तो इसको तुम जितना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तरह, मैथ्स की तरह लेके जाओ ना, उतना मज़ा आएगा तुम्हें और इतना बढ़िया समझ में आएगा इनकम टैक्स। तो ये आपका होमवर्क रहा, जो आपको कोशिश करना है कि आज फिनिश करके ही सोएं, अगर आप बहुत जल्दी सोने वाले नहीं हो तो। ठीक है, चलो, सो आई लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ। अपन आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन नहीं दिखाना, नहीं नहीं, देखो मैं दिखाना नहीं चाहता बेटा, मैं क्या करूं, अपने आप ही दिख जा रही है। इलस्ट्रेशन 19, X is employed by A Limited on June 1st, 2021. The company gives an interest-free loan of 18 lakhs. Loan is repayable within 5 years. SBI lending rate is 8.75%. चूंकि ये लोन इंटरेस्ट फ्री था, तो पूरा का SBI का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ X। ठीक, देखो कितना सुंदर एक लाइन में सॉल्यूशन कर दिया, पूरे 18 लाख का एक साथ निकाल के काम ही खत्म कर दिया। क्यों भाई? इंटरेस्ट फ्री लोन है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमेशा 18 लाख ही रहेगा, कोई चिंता नहीं है, कोई इंटरेस्ट, हर महीने आउटस्टैंडिंग अमाउंट सेम आएगा। जब हर महीने सेम ही आना है तो निकालना ही क्यों, सीधे 8.75% निकालो, शॉर्टकट में काम चला लो। ऐसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे बस। चलो, डी लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंटरेस्ट फ्री लोन टू दिशु। लो भाई साहब, एक और सिंपल क्वेश्चन, इंटरेस्ट फ्री लोन है। एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, 15,000 फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन एंड 5,000 फॉर रेफ्रिजरेटर। नो अदर लोन इज गिवन बाय डी लिमिटेड। सिंपल है, क्योंकि लोन कितने तक का टैक्सेबल होता है भाई? 20,000 के ऊपर रहेगा तो, डज नॉट एक्सीड 20,000। ये याद था तुम लोग को? मैंने बोला था ना कि 20,000 तक का लोन नहीं मैटर करेगा, उतना तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में चलता रहता है लेन देन। याद है कि नहीं? पिछली क्लास में बताया था, 20,000 के नीचे है कोई टेंशन ही नहीं भाई साहब, चिल करो। इलस्ट्रेशन 21, चलो ये अपन साथ में करते हैं, ठीक है? आ जाओ। यश इज वर्किंग एज ए जनरल मैनेजर ऑफ Xerox Limited on a monthly salary of ₹20,000. In the previous year ending 31st March 22, the company provided him the following interest-free loan. बहुत सुंदर भाई साहब, ये शब्द सुनते ही मेरे तन बदन में ऐसा लगता है जैसे मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, मन को शांति मिल जाती है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कब दिया इंटरेस्ट फ्री लोन? 1 अक्टूबर 2021 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इंटरेस्ट इन्होंने नहीं लगाया, किसने नहीं? Xerox Limited ने नहीं लगाया इंटरेस्ट, लेकिन हमें तो कैलकुलेट करना ना भैया वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालने के लिए। तो क्या पूरे साल का ब्याज निकाल लेंगे? नहीं भाई साहब, जब से लोन मिला है तब का ही तो ब्याज निकालोगे। 1 अक्टूबर 21 से अपने को ब्याज कैलकुलेट करना है, ठीक है? फॉर रेसिडेंशियल फ्लैट परचेज रिपेबल इन 8 ईयर्स, SBI रेट 12.25%। ओहो, हमारा काम महंगा कर दिया, ये मुश्किल कर दिया हमारा काम। 5 लाख रुपए 12.25% से मिले, 15,000 रुपये 11.5% से परक्विजिट कैलकुलेट होगी। मिले क्या? मतलब मिले तो इंटरेस्ट फ्री, लेकिन वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? SBI रेट से। फिर लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑन 1 अक्टूबर 2021, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सारी डेट सेम है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, कोई मतलब नहीं है।
8% इंटरेस्ट पर एनम। अच्छा सॉरी रुको, ये इम्पोर्टेंट है। ओ हो, ये देखो, ध्यान से देखो बेटा, कंपनी ने इस केस में 8% इंटरेस्ट ले लिया। बड़ी गड़बड़ हो गई भाई साहब ये तो। अब क्या करें? अब SBI का रेट है 15.25%। अरे यार, देखते ही सीने में दर्द हो जाता है। 15.25 -8 करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी हुई भाई साहब, कोई बता सकता है? मेरी तो मैथ्स बड़ी कमज़ोर है। 7.25 हो रही है क्या? 7.25 हो रही है। मनीषा ने बता दिया तो मैंने आंख मूंद करके हाँ बोल दिया। अच्छा, कौस्तभ ने भी बता दिया। और किसने बताया? आकाश ने भी बता दिया। क्या बात है, तुम लोगों की तो मैथ्स बहुत सही है भाई। 7.25% इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द केस ऑफ लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर ऑन 1 अक्टूबर 2021। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा जल ग्रहण करने दो यार। आई होप कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है आज। लेट मी वेरीफाई फर्स्ट, हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो, थैंक गॉड, आई थिंक हो रही है। सो लेट मी गेट बैक टू द PPT। हाँ जी, यार एक और रिस्क है इस रिकॉर्डिंग में। इसमें मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आ रहा है पावर पॉइंट प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड। मेरे को कल ही इसका पेमेंट करना पड़ेगा फिर, नहीं तो केस कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले कि एक तो कमर्शियल यूज़ कर रहे हो तुम हमारे सॉफ्टवेयर का और हमें पैसे भी नहीं दे रहे हो। लो भाई साहब, एक और जल्दी सिर पड़ी। कल ही खरीदूंगा भाई साहब। अगर माइक्रोसॉफ्ट वालों आप इसको देख रहे हो, चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हें पैसे जमा कर रहा हूँ। मेरा वैसे ये जेन्युइन ही था, मैंने पे करा हुआ था, पर उसका वो टाइम ख़त्म हो गया। प्लीज़ मेरे पे केस मत करना, मैं अभी कल ही रिचार्ज कराता हूँ। आ जाओ भाई साहब, काम पे आते हैं अब। 7.25% वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो गई। आ जाओ सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन्स। कितना सिंपल कैलकुलेशन किया देखना। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 5 लाख रुपए था, 12.25% पे कौन देती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंटू 6/12 कौन किया? बोल रहा हूँ सॉरी। इंटू 6/12 क्यों किया? क्योंकि भाई साहब 1 अक्टूबर से एसेट यूज हो रहा था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मात्र 6 महीने। अगेन 15,000 इंटू 11.5% इंटू 6/12। ये देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन किया है। लोन फॉर परचेज ऑफ कंप्यूटर 30,000 इंटू 15.25% माइनस 8% इंटू 6/12। एकदम सरल सिंपल कैलकुलेशन। मेरे को लगता है अपना मंथली वाला तरीका हमें गलत फालतू मेहनत करवा रहा है। अपन यही करते हैं, दिस इज़ करेक्ट। फालतू मेहनत कर रहे हैं अपन मंथली आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए। ये ज़्यादा सही मेथड है, क्योंकि गलत वैल्यू तो दोनों से ही आ रही है। और जब इनकम टैक्स एक्ट खुद ही कह रहा है कि भाई जो इंटरेस्ट का डिफरेंशियल है वही परक्विजिट होगा, तो अपन क्यों मेहनत करने जाए मंथली आउटस्टैंडिंग निकाल के। एक बार फिर से मैं उसको सेक्शन को पढ़ना चाहता हूँ, रुक जाओ। मेरे को ध्यान है कि उसमें मंथली आउटस्टैंडिंग लिखा था कहीं पे सेक्शन में, है ना? याद है ना, हमने पढ़ा था मंथली आउटस्टैंडिंग। ऐसा कैसे हो गया भाई साहब? मैं तो अपने क्लाइंट्स का मंथली आउटस्टैंडिंग निकाल के कैलकुलेट करता हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। ना कौन से पेज पे थे अपन, याद है कुछ? अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, अरे ये तो दूसरा आ गया, बहुत पीछे आ गए अपन। रुको, अरे 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 नहीं भाई साहब, इतना भी आगे नहीं, थोड़ा सा पीछे जाओ। ये क्या है? ये आज की क्लास है। ओके, थोड़ा सा और पीछे। ये क्या है? मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन कैंसर, इसके बाद ही था मेरे ख्याल से तो। अदर परक्विजिट फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, सप्लाई ऑफ गैस, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। देखो भाई साहब, मेरे को अच्छे से याद था, वही मैं कहूँ ये कैलकुलेशन गलत है, मतलब इलस्ट्रेशन में जो कैलकुलेशन दी है वो गलत लिखी है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा थ्रू आउट, पर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ हर महीने चेंज होगा। और इंटू 1/12 करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये रेट जो दिया रहेगा ये पर एनम में दिया रहेगा और हम लोग मंथली अमाउंट लेके चल रहे हैं।
बिल्कुल सही दोस्त, ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल गलत है। मैं इलस्ट्रेशन को अभी चेंज कराता हूँ, अभी मतलब इन द नेक्स्ट क्लास आई विल चेंज दिस इलस्ट्रेशन फ्रॉम दिस PDF, फ्रॉम दिस PPT। और मैं आपको फिर ये PPT जो है ना, ये मैं कल ही भेजूँगा इसको चेंज करवा के फिर, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन अपन, ये देखो ये निकाला है, इस क्वेश्चन में देखो निकाला है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ऑन लास्ट डेट ऑफ मंथ, परक्विजिट वैल्यू एट 2% फॉर द मंथ। ये देखो बिल्कुल सही निकाला है इस इलस्ट्रेशन में। कौन सी इलस्ट्रेशन जो, अच्छा मैंने होमवर्क दी हुई है आपको। और यहाँ देखो कौन सा इलस्ट्रेशन गलत था, मिस्टर जोवान का हो गया था, ये गलत था, ये सही था वैसे। इंटरेस्ट फ्री में तो ये कर सकते हैं, पर ये कहाँ गया, ये बिल्कुल गलत है भाई साहब, साफ साफ गलती है इसमें, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। दिस विल बी चेंज्ड एंड आई विल सेंड यू द करेक्ट स्लाइड्स। ठीक है दोस्त, मंथली बैलेंस वाला तरीका अपना सही था, ये शॉर्टकट है पर सही नहीं है। चलो अब आते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। या ये सबको क्लियर है ना, ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया कंसेशनल लोन्स वाला, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी कंफर्टेबल ना, किसी को कोई भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा हो तो अभी पूछ लो। चलो आगे चलें फिर, अब आ जाओ दोस्त, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। अप्रूव्ड, सर तीन खतरनाक वर्ड्स बोले आपने, कौन कौन से सर? आपने बोला अप्रूव्ड, फिर आपने बोला सुपर एनुएशन, अरे बाप रे, और फिर आपने क्या बोला? फंड। ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं इसको साफ साफ लिख दूं तुम्हें बड़े अक्षरों में। दिस इज वेरी वेरी वेरी, मैं इतने भी वेरी लगाऊं बेटा कम रहेगा, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है कि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जरूर बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, ये इससे पहले नहीं होता था परक्विजिट। पर कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने घपला करते पाया इस स्कीम में, तो उन्होंने बोला कि अब से अगर ऐसा करोगे तो परक्विजिट बना के तुम्हारी सैलरी में ऐड कर देंगे, तुम्हें इस पर टैक्स देना पड़ जाएगा, ये टैक्स फ्री नहीं रहेगा। मैं तीनों शब्द समझाता हूँ बारी बारी करके, बेटा ध्यान से सुनना, और जहाँ भी नहीं समझ में आए मेरे को तुरंत टोक के क्वेश्चन पूछ लेना। कहीं भी मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मेरा पीछे छूट जाए पढ़ाते टाइम। कोई भी दिक्कत हो दोस्त तुरंत बोलना। देखो सबसे पहले तो समझो अप्रूव्ड बड़ी सही चीज़ होती है, मतलब आम जनता के लिए नहीं, किसके लिए? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए। जब भी कोई चीज़ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से तुम्हें अप्रूव करवानी पड़ेगी, तुम उनके दरवाजे पे जाओगे मिठाई लेके, बेटा मिठाई के डिब्बे में मिठाई के अलावा सब कुछ होगा, वो डिब्बा तुम उन्हें पकड़ाओगे, फिर तुम अपना लेटर उनको पकड़ाओगे कि सर प्लीज़ इसको अप्रूव कर दीजिए। कमिश्नर साहब मिठाई का डब्बा खोलेंगे, उसको थोड़ा तोलेंगे और इधर साइन कर देंगे अप्रूव्ड। बाय द वे मैं ऐसा मजाक कर रहा हूँ, रिश्वतखोरी नहीं होती अब, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। अगर सरकार इस वीडियो को देख रही है प्लीज़ भाई साहब केस मत करना ये इंटरनेट पे बड़ा टेंशन है भाई साहब, कुछ भी बोलो केस हो जाता है, ठीक है। पर ऐसा मैं काल्पनिक बता रहा हूँ, बच्चों को मज़ा आया इसलिए। तो इसको बोलते हैं अप्रूव्ड। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने किसी चीज़ को अप्रूव किया है तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बात आती है सुपर एन्युएशन की। सर सुपर एन्युएशन का क्या मतलब है? बेटा सुपर एन्युएशन वर्ड जो है ना, ये आता है वर्ड एन्विटी से। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एन्विटी। Sir, what's an annuity? When you let's make a गुल्लक. I'll try to draw a गुल्लक. अगर ख़राब बने तो सॉरी। बचपन में ऐसा गुल्लक होता था मिट्टी का, थोड़ा सुंदर होता था, और यहाँ पे ऐसा ऊपर छेद होता था। तुम छोटे छोटे कॉइन्स इसमें डालते थे और वो कॉइन्स इस गुल्लक में इकट्ठा होते रहते थे बेटा पूरे साल। इसी छेद में से कॉइन जाते थे और कोई निकालने वाला छेद नहीं होता था, नोट भी मोड़ मोड़ के कभी कभी डाल देते थे। और फिर जब साल बेटा ख़त्म होता था, जब कोई दिवाली आए, तुम्हारा बर्थडे आए, तुम उस गुल्लक को फोड़ देते थे, उसमें से निकलता था तुम्हारा खजाना, तुम्हारे साल भर की बचत। जो भी तुम्हारे बुआ मामा आए थे और तुम्हें पैसे देके गए थे, तुमने इस गुल्लक में बचा के रखे थे। पापा के पर्स से जो भी चिल्लर मिले वो बचा के इस गुल्लक में डाले थे, वो सारे के सारे तुम्हें एक साथ मिल जाते हैं। सो एन्युटी इज़ अ कॉन्सेप्ट विच सेज
कि अगर आप छोटे 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 पैसे अभी से कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते जाओ, तो बाद में चल के वो एक बड़ा पैसा बनता है। इस कॉन्सेप्ट को ही हम एन्विटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्विटी। जहाँ एन्विटीज़ वर्ड अगर आपको यूज़ दिख करे ना कहीं पे, तो एन्विटीज़, ये छोटी छोटी जो बचत है ना, इनको एन्विटीज़ बोलते हैं। इसको मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूँ। अगर तुमने सपोज करो तुम्हें कुछ चिल्लर पैसे कहीं से मिल गए, पापा के पर्स से बहुत सारे चिल्लर पड़े थे, तुमने उठा लिए, तुम उन पैसों से जाके टॉफ़ी खरीदते हो बेटा, तो ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। पर तुमने उन पैसों को गुल्लक में डाल दिया तो वो एन्विटी हो गई, क्योंकि बाद में चल के वो बढ़ के मिलेगी तुम्हें। है खैर, गुल्लक में इज़ नॉट द राइट कॉन्सेप्ट, बिकॉज द राइट कॉन्सेप्ट इज़ कि आपने उसको बैंक में कहीं ऐसी जगह डाला जहाँ पे उस पर ब्याज मिल रहा है, तब उसको एन्विटी बोलते हैं मोस्टली, या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे इंटरेस्ट, मतलब पैसा अर्न करे, कंपाउंडिंग होती रहे। दैट्स द कंपाउंडिंग इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एन्विटी। अगर आप गुल्लक में डाल रहे हो तो आप 0% कंपाउंडिंग कर रहे हो। एन्विटी तो उसको भी बोलेंगे, पर दैट्स नॉट एन्विटी इन इट्स ट्रू सेंस। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? एन्विटी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? सर फंड किसको बोलते हैं? बेटा जब भी बहुत सारा पैसा कहीं एक जगह पड़ा रहे ना, किसी एक जगह पे लगा रहे, या किसी एक कैटेगरी में बहुत सारे पैसे को रखा जाए, तो उसको फंड बोलते हैं। सुपर एन्वेशन, कॉस्ट ऑफ बोला, रिपीट करो। सुपर एन्वेशन रिपीट करो ना भाई, कि फंड रिपीट करो। सुपर एन्वेशन क्या होता है? इट इज सिंपली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एन्विटी। एन्विटी मतलब क्या होता है कि छोटी 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 बचत कह लो, या स्मॉल अमाउंट्स दैट कंपाउंड to become a huge amount at the end of a certain period. Small amounts of money, okay, invested together, and when they pool up, they become a big pool of money, a big fund of money after a certain period of time. Simple concept है एन्विटी का। पैसा इकट्ठा करते रहो छोटा छोटा। इसको एक तरह का, तुम्हें पता है जो लोन की आप EMIs देते हो, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एन्विटी। क्योंकि लोन आपको, बैंक आपको एक बार में बहुत सारा पैसा दे देता है, फिर उसको आप थोड़ा करके उसको वापस करते हो। दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एन्विटी। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट करा, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, आपको थोड़ा करके रिटर्न आ रहा है, तो वो जो रिटर्न आ रहा है उसको एन्विटीज बोलेंगे मैथमेटिकल टर्म में। किसी भी तरह से, चाहे छोटा आपने इकट्ठा किया, सेव किया, वो बड़ा अमाउंट हो गया, या बड़ा अमाउंट सेव किया, उसे इन्वेस्ट किया, उसको थोड़ा करके रिटर्न आने लगा। जब भी कोई बड़ा अमाउंट किसी छोटे अमाउंट में कन्वर्ट होता है जिसमें इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, या कोई छोटा अमाउंट इकट्ठा होते होते एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, उसको बोलते हैं एन्विटी। समझ में आई बात? यानी एन्विटी फॉरवर्ड्स भी है, बैकवर्ड्स भी है, चाहे आगे से हो चाहे पीछे से हो, छोटा अमाउंट बड़ा बन रहा हो या बड़ा अमाउंट छोटा बन रहा हो, दोनों ही केस में उसको एन्विटी बोलेंगे। बड़ा अमाउंट छोटा का एग्जांपल यहाँ ड्रॉ भी कर देता हूँ तुम्हें। ये तुम्हें बहुत बड़ा अमाउंट लोन में मिला, तुम थोड़ा देते जा रहे हो, इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है। इसमें 1 महीने का लगा, इसमें 2 महीने का लगा, इसमें 3 महीने का, मतलब 3 महीने का नहीं, मतलब कम होता गया, मतलब 1 महीने का कम हुआ, इसमें 2 महीने का कम हुआ, इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट कम हुआ, इसमें 4 महीने का अमाउंट इंटरेस्ट कम हुआ। ये अमाउंट आपने पे किया तो इस पर 5 महीने तक का इंटरेस्ट, मतलब हो गया 5 का इंटरेस्ट आपने दे दिया, और बाकी अब खत्म, अब आगे से इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो बेसिकली बोथ आर सेम। चाहे आपने थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बड़ा पैसा लाया, या बड़ा पैसा ले लिया और बाद में थोड़ा दे रहे हो, बोथ वेज दोनों को ही एन्विटी बोलेंगे। क्लियर? अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड किसको? जब जहां सारा पैसा एक जगह इकट्ठा होता है किसी एक जगह पे, उसको फंड बोलते हैं। तो अप्रूव्ड सुपर एन्वेशन फंड यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया गया है? बेसिकली गवर्नमेंट किस चीज़ को कवर करना चाहती थी, मैं साफ बता दूं, प्रोविडेंट फंड को, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था? अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि ये सारा खतरनाक लॉ आया कैसे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ कहता क्या है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटा बड़े लोग, वो बड़े लोग जिनकी सैलरियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो खर्च नहीं कर पाते, बेटा ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ज़्यादातर वो लोग कंपनी के मालिक ही होते हैं, उनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, उसके अलावा उन्हें सैलरी मिलती है मोटी। अब क्या होता है भाई साहब कि ऐसे लोगों के लिए टैक्स एक बहुत बड़ी समस्या है।
बिकॉज 30% टैक्स इन इंडिया एट द हाइएस्ट स्लैब मीन्स कि अगर उन्होंने 100 रुपये कमाए पूरे साल में तो 30 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। भाई साहब ऐसे लोग 30 रुपये ना दें, एक्चुअल 30 रुपये ना दें। वो 100 करोड़ कमा रहे होंगे तो 30 करोड़ टैक्स मांग रही होगी गवर्नमेंट, वो 30 रुपये ना दें गवर्नमेंट को, उनका बस चले तो। वो लोग ज़बरदस्त टैक्स प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं वो लोग ना, वो लोग बोलते हैं भाई साहब ऐसा है कि सैलरी तो हमें चाहिए नहीं, हमें 1 रुपये की सैलरी जो है इन हैंड दे दो, और बाकी की जो मेरी सैलरी है 20 करोड़ 99,99,999 रुपये, ये मेरे पीएफ में डाल दो। मैं भविष्य की सोचता हूँ, मैं सेव करता हूँ। गवर्नमेंट कहती है पीएफ में डालो, पूरा टैक्स फ्री रहेगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पूरा टैक्स फ्री है भाई साहब, पूरा टैक्स फ्री है, हर जगह से टैक्स फ्री है। ठीक, अप टू 12% ऑफ द सैलरी उसको परक्विजिट भी काउंट नहीं करते। ओवरऑल कोई सीलिंग नहीं है, सैलरी आपकी बहुत बड़ी है, अप टू 12% ऑफ द सैलरी उसको काउंट भी नहीं करते। 12% तक की तो सेविंग हो ही रही थी। ठीक, अब क्या हुआ दोस्त, देखो लोग क्या करने लगे, पीएफ करा करा के टैक्स सेविंग करने लगे, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में पैसे की ज़रूरत नहीं थी, तो जबरदस्ती पीएफ बहुत ज़्यादा दिखाते थे कि मेरा पीएफ ही बहुत बड़ा है, पीएफ ही है मेरा 500 करोड़ का, लो इकट्ठा हो रहा है आज से 5-5 करोड़ हर साल इकट्ठा हो रहा है, 500 करोड़ का पोर्टफोलियो है मेरा पीएफ में। अब इसमें गवर्नमेंट को समझ में आया यार ये तो देखो एक लिमिट तक तो ठीक है, पर अगर बहुत ज़्यादा पीएफ करवा रहा है ना, मतलब ये फर्जी आदमी है, ये खाली टैक्स बचाने के चक्कर में है। यार मैं थोड़ी चाहता हूँ कि जो रईस हो उसको और ज़्यादा कुशन मिले सेफ्टी का। अरे जो रईस है भैया उसके पास ऑलरेडी सेफ्टी का कुशन है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ भी ना तो इतनी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है उसके पास, कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। वहीं एक गरीब आदमी की अगर कुछ भी हो जाए, भाई मैं कहता हूँ एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक सब्जी वाला है बेटा जो ठेले पे सब्जी बेचता है, राह चलते एक गाड़ी ने उसके ठेले को टक्कर मार दी और मान लो उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन ठेला नुकसान हो गया। बेटा उस ठेले वाले के लिए वो बहुत बड़ा इवेंट हो गया, बहुत बड़ा इवेंट हो गया कि अरे बाप रे ठेला मेरा चला गया, अब मैं क्या करूँगा, नया ठेला कैसे आएगा, कल सब्जी किस पे बेचूंगा। ठेले की जो सब्जियां खराब हुई वो अलग, उसका पूरा दिन खराब चला गया। वो दिन तो छोड़ो, मैं तो कहूँगा उसका पूरा महीना खराब जाएगा जब तक उसको नया ठेला नहीं मिल जाता, या ठेला रिपेयर होने की हालत में तो रिपेयर नहीं हो जाता। लेकिन वो जो कार वाला जिसने उसको लगाया ना, वो ध्यान में नहीं देगा, अरे क्या है यार कोई बात नहीं, बहुत गाड़ियाँ पड़ी हैं, इसको सर्विसिंग में दे देंगे कल हो जाएगा। उसको मैटर ही नहीं, उसको आधे घंटे का टेंशन नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आधे घंटे वो थोड़ा टेंशन लगेगा, अरे यार स्क्रैच लग गया अभी इसको बनवाना पड़ेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। पैसे से हो सकता है मॉनेटरी लॉस जो है वो कार वाले को ज़्यादा हो, पर वो दैट मनी मीन्स मच लेस टू दैट रिच पर्सन देन टू दैट ठेला वाला। उसके लिए उस पैसे की बहुत कीमत है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब मैं चाहता हूँ, मैंने जो पीएफ एग्जेम्प्ट करने का सिस्टम बनाया था ये किया था मिडिल क्लास के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, जो भाई जिनकी सैलरी भाई 50,000 60,000 1 लाख रुपए तक है, वो बेचारे कुछ अपना पीएफ करके पैसे बचा लें। मैंने ऐसे लोगों को थोड़ी दिया था कि जिनका 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ सैलरी है, जिनकी साल में 100-100 करोड़ 500-500 करोड़ की सैलरी उठाते हैं ये लोग, ऐसे लोगों को थोड़ी मैंने प्रोटेक्शन देने के लिए पीएफ दिया था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर भाई साहब आप 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा का पीएफ करवा रहे हो साल में, चाहे कितना भी परसेंट हो तुम्हारी सैलरी का, मुझे मतलब नहीं, तुम्हारा सैलरी बहुत ज़्यादा है और 7.5 लाख बहुत कम परसेंट है, मेरे को नहीं पता, 7.5 लाख से ऊपर तक का करा रहे हो अगर पीएफ तुम एक साल में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। अब क्या हुआ कि सिर्फ पीएफ नहीं कहना चाहती थी गवर्नमेंट, पता है क्यों? अगर पीएफ वर्ड यहाँ पे ये होता कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सुपरन्यूशन फंड नहीं लिखती, प्रोविडेंट फंड लिखती, तो क्या करते, पीएफ से हट के कहाँ जाते? अरे बेटा दुनिया भर के ऑल है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी तो वही काम करती है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहो और जब रिटायरमेंट का टाइम आए तो बोलो कि भाई मेरे को पेंशन जो है वो मंथली नहीं चाहिए, वो मेरे को एक साथ ही दे दो, एक्यूमुलेट करवा लो उसको पूरा का पूरा। ठीक है, करा ही सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम में भी सब एग्जेम्प्ट है, एनपीएस में इन्वेस्ट करने में 50,000 तक तो हर साल आपको डिडक्शन मिलती है, प्लस नेशनल पेंशन स्कीम में जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है एनपीएस में वो उसका प्रॉब्लम है नहीं, उसमें भी खैर एग्जेम्पशन का तरीका है कि 20% 30% वो माइनस करेंगे जो भी,
ठीक है, अपने अपन ने पढ़ा था पेंशन में अलग, वो सेम मेथड लगेगा एनपीएस में, ठीक है। तो बहुत सारे फंड्स हैं, सरकार अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोल के हटाएगी तो किसी भी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में लगाया जा सकता है, किसी भी एनपीएस में लगाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ऐसा जेनरिक वर्ड यूज़ करते हैं ना जिससे सारे फंड्स कवर हो जाएं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए एक फंड में पैसा डाल रहा है, चाहे वो कैसा भी फंड हो, वो पेंशन फंड हो, वो पीएफ हो, वो कुछ भी हो, कोई भी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड हो। अनअप्रूव्ड है तो उसकी बात ही छोड़ो, उसमें तो पूरा गवर्नमेंट टैक्स वसूल लेती है, तो गवर्नमेंट को उसकी चिंता नहीं, तुम करो ना उसमें, तुम उसमें 500 करोड़ इन्वेस्ट करो, हम 500 करोड़ रुपये टैक्स वसूल लेंगे तुमसे, और ऐसे टाइम पे लेंगे जब तुम देने की हालत में नहीं रहोगे। अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, उसमें लास्ट में जाके सरकार टैक्स वसूलती है सीधे एक साथ ऐसे झपट्टा मार के, और तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी टैक्स देने में अगर तुमने अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो। गवर्नमेंट कहती है अनरिकग्नाइज से अपने को कोई खतरा नहीं, करो ना बेटा, और करो और करो। लेकिन अगर रिकग्नाइज्ड बन के करके तुम चालू बन रहे हो तो कोई भी अप्रूव्ड बाई सीआईटी, कोई भी अप्रूव्ड फंड हो, उसमें अगर एम्प्लॉयर का एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन मतलब भाई हर महीने पीएफ में थोड़ा थोड़ा डालता होगा, तो पूरे साल का जोड़ के अगर 7.5 लाख से ज़्यादा हो गया तो इट इज़ टैक्सेबल एज परक्विजिट। सपोज करो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हर महीने 2-2 लाख रुपए पीएफ के नाम पे एक्स्ट्रा दिए। पीएफ में होता है ना ऐसा कि एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा देता है, एम्प्लॉय की सैलरी से भी उतना पैसा काटता है और उसको पीएफ के फंड में डिपॉजिट कर देता है, यही होता है ना। तो मान लो 2-2 लाख रुपए हर महीने की है, तो साल के हो गए 12 लाख। 7.5 लाख से एक्सीड कर रहा है तो वो टैक्सेबल परक्विजिट बन जाएगा। 7.5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट कहती साल का 7.5 लाख तक चलो ठीक है। उससे ऊपर अगर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन है भाई साहब, तो वो पीएफ कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा एज परक्विजिट। क्लियर? ठीक है। अब ये जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो ये पैरा है, ये इस सेक्शन का हिस्सा नहीं है, ये आपको फ्री में ज्ञान बांट रहा है बस। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए रखा है, ये इसका टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 7.5 लाख से ज़्यादा दिया तो परक्विजिट हो जाएगा, यहाँ तक बात तो साफ है। अगली बात जो मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है सैलरी का अप टू 12%, तो अप टू 12% ऑफ द सैलरी विदाउट एनी ओवरऑल सीलिंग इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पीएफ में कंट्रीब्यूट किया और विच इज़ अप टू 12% ऑफ द सैलरी, इट इज़ एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये गवर्नमेंट कह रही है कि भैया 7.5 लाख से ज़्यादा परक्विजिट वो हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, अब तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि नहीं हो गई? भाई मान लो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी का 12% कैलकुलेट किया और वो 12 लाख आया, क्योंकि मेरी 1 करोड़ रुपए सैलरी है, तो 12 लाख तक का एग्जेम्पशन क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है उसमें 12% तक का एग्जेम्पशन क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? बताओ, बोलो बेटा बोलो। नहीं कर सकता। अगर मैं कर ही सकता तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत क्या रहती? मैंने क्या बोला था? देखो यहाँ वही रूल लग रहा है कि अगर स्पेसिफिक कोई चीज़ बोली जाए तो हमेशा वो जेनरिक बोली हुई चीज़ से ऊपर होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये जो रूल है ये तुम लगाओगे, बट दिस रूल शैल सुपरसीड दिस रूल बिकॉज दिस रूल इज़ जेनरिक। ये सबके लिए बोल रहा है, आम जनता के लिए बोल रहा है। ये रूल किसके लिए है? ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जिनके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन साल में 7.5 लाख से ज़्यादा है किसी भी फंड में, चाहे उसको नेशनल पेंशन बोलो, चाहे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोलो, चाहे अप्रूव्ड सुपरएनुएशन, एनी अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड बोल दो। ठीक, ये बात समझ में आई? अब अगला ज्ञान ले लो। ये तो पीएफ वाला रूल था, पीएफ का ज्ञान था। ये कौन सा ज्ञान है? नेशनल पेंशन स्कीम का ज्ञान है। जैसे 12% ऑफ द सैलरी विदाउट एनी ओवरऑल सीलिंग, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ द सैलरी एग्जेम्प्ट होता है किसमें? प्रोविडेंट फंड में। वैसे ही न्यू नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 14% एग्जेम्प्ट होगा, और एनी अदर एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ द सैलरी
डिडक्शन अलाउड है 80 CCD 2 में। ये एग्जाम्प्ट नहीं होता है, 80 CCD 2 में डिडक्शन मिलती है। एग्जाम्पशन और डिडक्शन में क्या अंतर होता है ये मैंने आपको बताया ही था। एग्जाम्प्ट इनकम कभी इनकम का हिस्सा ही नहीं बनेगी, इसको तुम इनकम में जोड़ते समय ही घटा दोगे, और इसको क्या है जो घटाओगे नहीं जोड़ते टाइम, 80 CCD 2 में इसका क्लेम ले लोगे। ठीक, वैसे मेरे ख्याल से ये चीज़ मैं चेंज कर दूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये भी अमेंड करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल और स्टेट में पहले अलग अलग रेट हुआ करता था, तो अलग से यहाँ पे सेंट्रल लिखा हुआ था, लेकिन अब इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब ये जो बजट आया इसमें सेंट्रल और स्टेट का रेट सेम कर दिया गया। 40% इज़ द रेट फॉर ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सेक्शन 80 CCD 2 के डिडक्शन का रेट है ये अपन जब आएंगे तो पढ़ेंगे। मैं डिडक्शन पे आऊँगा तो फिर से तुम्हें ये टॉपिक पढ़ाऊँगा, कोई बात नहीं, ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान था फ्री का। ये सेक्शन तो समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को 7.5 लाख से ज़्यादा का PF दिया, वो 7.5 लाख से ज़्यादा का PF जो है वो उसकी परक्विजिट है, वो उसकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। ओके दोस्त, क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक ये फ्री का ज्ञान है आपका। एम्प्लॉयज़, मैंने वो ऊपर जो 2 ज्ञान दिए थे ना, उसके बाद ये फ्री का ज्ञान ले लो। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इनकम तो होता नहीं है भाई, मेरी खुद की इनकम थी, मैंने उसमें से इतना पैसा निकाल के दिया है, तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ इनकम, शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम as it is already included in the salary sheet. However, it is allowed as deduction under section 80C. आपने जितना भी contribution दिया है नेशनल पेंशन स्कीम में या प्रोविडेंट फंड में, it is allowed as deduction under section 80C. 80C में नेशनल पेंशन फंड स्कीम में जो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसकी 80 CCD 1B था शायद सेक्शन ना, क्या था वैसे 80 CCD 2 था, तो उसमें क्लेम मिलता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है उसका 80C में क्लेम मिल जाएगा, आपका PF में कंट्रीब्यूशन अगर है तो। नेशनल पेंशन स्कीम के लिए एक सेपरेट सेक्शन है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जब अपन आएंगे तो उस पर देखेंगे। थर्ड वाला रिपीट, अरे बहुत सिंपल टॉपिक है भाई। तुम्हें सैलरी मिल रही है, तुम्हें सैलरी मान लो तुम्हारी 1 लाख सैलरी है और 20,000 तुम्हारा एम्प्लॉयर कट कर लेता है, तुम बोलते हो भाई साहब मुझे 80,000 क्यों दे रहे हो, तो एम्प्लॉयर बोलता है भाई साहब 20,000 जो आपकी सैलरी में से हमने काटा है वो हम आप ही के लिए प्रोविडेंट फंड में जमा कर दे रहे हैं आपके बिहाफ पे, और जितना मैंने आपके सैलरी से निकाला है ना, चिंता मत करो, मैं उतना और अपनी जेब से भी निकाल रहा हूँ, और मैं वो 20,000 अपना और 20,000 आपका PF में जमा कर रहा हूँ। हाँ बस वही है, एम्प्लॉई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है PF वाला ना, वो इनकम थोड़ी होती है। अरे बेचारे की इनकम आ रही थी, उसके हाथ से आते आते निकल गई, एम्प्लॉयर ने छीन ली, कह रहे भैया PF में जमा करना है, तो काहे की इनकम थोड़ी हुई है। इसकी डिडक्शन मिलती है 80C में, बेशक मिलती है, वो सेपरेट टॉपिक है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। ठीक है, एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया इट इज टैक्सेबल एज परक्विजिट, बिल्कुल टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1013 एट द टाइम ऑफ विड्रॉल इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक, ये सब बातों की बहुत चिंता मत करो, अपन जब PF पढ़ेंगे तो ये सारी बातें फिर से पढ़ेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी से अपना दिमाग इसमें लगाओ। ठीक है, PF का टॉपिक सेपरेट है बिल्कुल, उसको बाद में पढ़ेंगे। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब देखो मज़ेदार टॉपिक है, जितना मज़ेदार ये फंड वाला टॉपिक था ना, सुपर एनुएशन फंड वाला, उतना ही मज़ेदार ये टॉपिक भी है। मेरे को ठंड लग रही है, रुको मैं फ़ैन बंद करके आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। ओके चलो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स रिसीव्ड अंडर ESOP। सर ये ESOP क्या होता है बेटा? ESOP का मतलब होता है, वैसे यार ये टॉपिक वैसे था नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने लायक, बहुत लंबा टॉपिक है, पर चलो खैर देखते हैं, जितना हो पाए इसमें करते हैं। एम्प्लॉई स्टॉक, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम लोग को ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ऑप्शन प्लान। मैंने ESOP पढ़ाया है क्या तुम्हें? इस बैच में तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाया मैंने ESOP अभी ना। अच्छा, मेरी ऑफिस की एक स्टाफ थी, वो एक लेके आई थी केस ESOP का, उसको पढ़ाया था मैंने। बताओ, फ्री में पढ़ दी मेरे से, उल्टा मैं पैसे दे रहा हूँ उसको। यार मैं सोच रहा हूँ ना अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देना बंद कर दूँ।
पढ़ाऊँ भी मैं, पैसे भी मैं दूँ, ये तो यार अच्छी डील नहीं है। लेकिन फिर वो काम नहीं करेंगे यार, बिना पैसे के काम नहीं करता आज तक कोई। चलो ईसॉप समझाते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, बहुत सही चीज़ होती है। अब क्या हुआ भाई साहब कि जो पहली जनरेशन थी ना इंडस्ट्रीज़ की, जो समझ लो कि नेहरू जी की गवर्नमेंट में थी, मैं थोड़ा सा वो कैमरा वैमरा एडजस्ट कर लूँ, लंबी कहानी है क्योंकि इसमें बड़ी भावनाएं इन्वॉल्व हैं, बड़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लंबी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये सुनोगे तभी समझ में आएगा ईसॉप क्या है, ईसॉप का सही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको। अब देखो, जो पहली जनरेशन थी, जब नेहरू जी ने भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कह सकता हूँ कि शुरुआत करी, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नेहरू जी ने खड़ी करी। और उस समय तो नेहरू जी चाहते थे कि जो हमारा देश है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हमारी इतनी अच्छी हो जाएं, इतना पैसा कमाने लगें कि उनके डिविडेंड से हमारे देश चल सके, और हमें अपने देशवासियों से टैक्स न के बराबर वसूलना हो। मैं टैक्स लेना ही नहीं चाहता अपने देशवासियों से। इंडिया एक पहली कंट्री होगी भाई जो टैक्स फ्री कंट्री हो जाएगी इस तरीके से। इसलिए टैक्स फ्री हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट अपने ही कंपनी के डिविडेंड से कमा रही है। उस ज़माने में आई थिंक ऐसी कंट्री अगर कोई होगी भी तो बड़ी रेयर होगी। उस ज़माने में ये सब नहीं होता। वो तो आज के ज़माने में हो गया है कि दुबई और माल्टा और साइप्रस, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये टैक्स फ्री कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज इनको भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ऑयल से और कंपनी से इतना। जो सरकारी कंपनीज भाई, तो मोनार्की है वहाँ पे, तो सारी कंपनियाँ सरकार की हैं। सरकारी कंपनियाँ इतना कमा रही हैं कि भाई उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो टैक्स वैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। बस यहाँ रहो, बस हमारा देश है भाई, प्रजा रहे, हमारी प्रजा खुश रहे, तो प्रॉपर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर वो राजा बन के बैठे हैं। तो इंडिया सोचो अगर ऐसी कंट्री हो जाता भाई, मज़ा ही आ जाता। तो जब इस भावना के साथ वो इंडस्ट्री स्टार्ट की गई ना, तो उस समय जो भी लोग पीएसयू में जॉब करते थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, वो उसको अपने परिवार की तरह समझते थे। और अपना खुद का धंधा आदमी जितनी शिद्दत से चलाता है उतने शिद्दत से पीएसयूज़ चलते थे पहले। तुम यकीन नहीं करोगे कि उस ज़माने में पीएसयूज़ में जब स्टार्ट हुए थे पीएसयूज़, बिल्कुल अर्ली फेजेस में, मैं कहूँगा 50s में 60s में कहूँगा कि जब बिल्कुल स्टार्ट ही हो रहे थे, उस समय पीएसयू के एम्प्लॉयज़ जो आपके दादाजी के ज़माने के रहे होंगे मेरे ख्याल से, वो भी दादाजी के भी सीनियर्स रहे होंगे वो लोग, तो दादाजी लोग भी उन लोग उस समय क्या ही एज रही होगी, या बहुत ही छोटे रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो उस समय के जो लोग आप देखोगे भाई साहब गजब ईमानदार, और अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते थे, अरे हम ये थे, हम वो थे। मेरे नाना जी भाई साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जर्मन ट्रांसलेटर थे, एंड ही वॉज सो प्राउड ऑफ हिज जॉब, सो प्राउड कि भाई साहब आज भी वो कोई किसी को बताते समय, अपने इंट्रोडक्शन देते समय खुद को बताते हैं कि जर्मन ट्रांसलेटर था मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वो अपने उनकी लाइफ का वो मतलब सबसे बड़ा, सबसे क्लोज टू हार्ट चीज़ है। जब बेटा धीरे धीरे ये हुआ ना लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एमबीए कॉलेजेस खुल गए, चीज़ें थोड़ा कमर्शियलाइज होने लगी, और उसके बाद से एम्प्लॉयज़ का डिटैचमेंट चालू हो गया कंपनीज से। अब एम्प्लॉयज़ कंपनी को अपने बिजनेस की तरह, अपने धंधे की तरह उतना प्यार से नहीं देखते थे, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की तो मजबूरी है भैया, थोड़ा भी तुमने इधर उधर किया, जरा भी लगा तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, वो तो तुम्हारी क्लास लगा देते हैं तुरंत। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऐसा कोई क्लास लगाने वाला है नहीं, क्योंकि जब ये कंपनीज बनी थी तो भाई इस थॉट से बनी थी कि भाई साहब चाहे बिजली की कंपनी हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं कहता हूँ कोई भी पीएसयू हो, उस ज़माने में तो पीएसयूज़ ही काफ़ी कुछ करती थी। तो जब वो बनी थी वो तो ये मान के चली थी कि भाई एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस पीएसयू को अपनी फैमिली की तरह, अपने खुद के बिज़नेस की तरह मानते हैं। इनको तो भाई कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी दो बस इनको, और इनको डांटो डपटो मत, इनको पनिश मत करो जल्दी, आसानी से किसी को, जब तक श्योर ना हो जाए तब तक किसी को पनिश ना करना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ना धीरे धीरे लैक्सिटी आने लगी। अब कमर्शलाइजेशन आ गया था, अब लोग धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भाग रहे थे, और जैसे पहले के लोग लाइफ का पर्पस देखते थे, यानी हम लोग के पापा लोग की जनरेशन जो है वो हम लोग के दादा लोग की जनरेशन से थोड़ा सा ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गई। तो हम लोग के पापा लोग की जनरेशन में ये कॉन्सेप्ट आया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये दशक था अमिताभ बच्चन की मूवीज़ का, जब वो इस तरह की मूवी आती थी ना, वो किसी फैक्ट्री का वर्कर बनता है और वो अपने वो सुपरवाइज़र को पीटता है और लोग बड़ी तालियां बजाते। 70s का दशक था ये, 80s का दशक था, ठीक है। जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आया तो उसमें ये कहा गया कि भाई साहब
देखिए एम्प्लॉयज़ जो है वो मन लगा के कंपनी के साथ इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनका खुद का कोई स्टेक ही नहीं है। वो कुछ करें या ना करें, उनको हर महीने सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है। जब किसी का खुद का स्टेक होगा, भाई मैंने अच्छा काम करा तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो ही मेरे को अच्छा काम करने का मन करेगा ना। मैं अच्छा काम करूँ तो भी मुझे रिवॉर्ड ना मिले, और मैं बुरा काम करूँ तो भी मुझे पनिशमेंट ना मिले, तो क्या मतलब है? मेरे को हर महीने जितनी सैलरी हो रही है वो वैसे ही आनी है, मैं बस जाकर अटेंडेंस मार के आ जाऊँ। आप गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल के टीचर्स को देख लो, जाते हैं भाई साहब साइन मार के आ जाते हैं। सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ ऐसे काफ़ी हैं। इट इज़ अ बिग रेशियो। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ टीचर्स ऐसे नहीं, भैया कुछ टीचर्स ऐसे नहीं, मैंने देखा है गवर्नमेंट टीचर्स को भाई साहब, अरे वो एकदम टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे सो रहे होते हैं, और ऐसे बहुत हैं। मैं कहूँगा भाई साहब, पता नहीं परसेंटेज तो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे को लगता है 40-50% से ज़्यादा तो ऐसे ही हैं। वो आधे ही अच्छे हैं बस। मैंने बहुत कम अच्छों को, मेरे एक चाचा जी हैं, वो ही इज़ वेरी प्रिंसिपल्ड मैन, तो वो जेन्युइनली पढ़ाते हैं, मैंने देखा उनको। और वो दिखा रहे थे मेरे को अपन उनके ही स्कूल में कि ये देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये देखो बगल में दूसरी क्लास चल रही, टीचर सो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। जेन्युइन है भाई साहब, आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि भैया एम्प्लॉय जो है वो अपना खून पसीना लगाता है एक कंपनी को चलाने में। एक भाई रोज आके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना पूरा का पूरा दिन दे रहा है। मैं तो कहता हूँ पूरी पूरी ज़िंदगी दे रहा है। सुबह आता है बेचारा, रात को जाता है, बच्चा कब बड़ा होता है पता ही नहीं चलता है। इसके बदले सिर्फ सैलरी काफ़ी नहीं है। सैलरी से तो आप उसका चलो खर्चा चला रहे हो महीने का, आप उनको थोड़ा ना थोड़ा मालिकाना हक भी दो। तो बोला गया कि ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा आइडिया है ये, हम लेके आते हैं एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम अपने एम्प्लॉयज़ को, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी का स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, शेयर्स, और आजकल डिबेंचर्स भी देने लगे हैं, पर ये कॉन्सेप्ट जब चालू हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के लिए चालू हुआ था। तो अपनी कंपनी का शेयर खरीदने का ऑप्शन देंगे, ज़बरदस्ती नहीं खरीदवा देंगे, ऑप्शन देंगे कि आप चाहें तो खरीद सकते हैं भाई साहब। हमने अपने एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन देने का जो प्लान बनाया उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी का स्टॉक ऑप्शन देने का जो प्लान बनाया उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सिंपल, एम्प्लॉय ईसॉप बोलते हैं इसको। इसको कुछ लोग स्वेट इक्विटी शेयर भी बोलते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है बेटा? स्वेट मतलब होता है पसीना। मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, स्वेट इक्विटी शेयर वाला वर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑल्दो बेसिक जो वो भावनाएं तो सेम है, लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर कहता है कि भाई साहब मेरे एम्प्लॉय ने इतनी मेहनत करी है ना, इतनी मेहनत करी कि मैं क्या ही पैसे दे पाऊँगा इसके बदले, और क्या ही पैसे ले पाऊँगा उससे। मैं पूरा का पूरा कंपनी का शेयर, मतलब पूरी कंपनी का 100% नहीं, मतलब एक पूरा कंप्लीट शेयर, जितनी भी उसकी वर्थ है, मतलब 2000 शेयर, 50,000 शेयर, जो भी एक सर्टेन अमाउंट जो उसकी वर्थ मेरे को लगी, मैंने उस एम्प्लॉय के नाम कर दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना पसीना लगाया है। उस शेयर को लेने के बदले उसने कंपनी को पैसे नहीं दिए, उसने अपना पसीना दिया है, और मैं उस पसीने की कीमत करता हूँ, उसको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहा हूँ। यानी पूरा का पूरा जो फ्री में दे दिया वो स्वेट इक्विटी शेयर है। और जहाँ एम्प्लॉय को बोला कि भाई देखो मार्केट में 100 रुपये का शेयर चल रहा है, मैं तुम्हें 20 रुपये में खरीदने का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो वहाँ आप ऑप्शन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ 20 रुपये लोगे उससे। आकाश कह रहे सर ये वो वाला है क्या जिसमें सैलरी के साथ शेयर भी दे दिया जाता है? नहीं नहीं, सैलरी के अब मेरे को लगता है अगर तुम ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो तुम स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में सोच रहे हो। मतलब एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय से बिना पैसे लिए स्वेट इक्विटी शेयर दे देता है, इक्विटी शेयर दे देता है, उसको स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑप्शन देता है कि भाई मेरा स्टॉक तुम चाहो तो खरीद सकते हो, मेरा शेयर्स तुम चाहो तो खरीद सकते हो, कितने रुपए में? भाई साहब 10 रुपये में खरीद लो, 100 रुपये का चल रहा है मार्केट में, 90 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक, सही है। थोड़ा सा पानी पीने दो यार, बोलते बोलते गला सूख गया।
चलो ठीक, अब एक बार प्रोविजन पढ़ते हैं धीरे धीरे. इफ द एम्प्लॉयर हैज इशूड स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द एम्प्लॉईज, in such cases as per section 17(2)(6), market value of the shares shall be taxable in the hands of the employee. ठीक है, क्लियर. इसी बात को फिर से रिपीट करता है. द वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉईज in the assessment year relevant to the previous year in which shares or securities are allotted to the employee. अच्छा, ये तो बात बोला टैक्सेबिलिटी की. मैं एक बार इस चीज़ को ना थोड़ा अलग से आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा. ये लिखने पढ़ने में ना वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा देख के कन्फ्यूजन. अरे डुप्लीकेट हो गया, एक सेकंड रुको. बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब बहुत सारे वर्ड्स लिखे रहते हैं. तो एक सुंदर सा चार्ट बना दूँ तो मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अरे यार एक सेकेंड, सॉरी, कट. अबे यार कितना कट. चलो ओके. सबसे पहली बात क्या बोल रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉईज. ठीक है जी. तो यानी कि पहली बात हमने क्या करी कि वैल्यू ऑफ सच शेयर इज, इसको रेड पेन से यूज करते हैं, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई. ठीक है भाई साहब, ये तो पहली बात बोल दी कि भैया जो भी, जैसे मान लो जज साहब के सामने आया मामला या लॉ मेकर के सामने मामला आया कि भैया क्या लॉ बनाया जाए. अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को फोकट में शेयर दे दे रहा है या मान लो 10 रुपये का शेयर आपको 2 रुपये में दे दे रहा है, तो उस केस में क्या किया जाए. तो भाई गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा वैल्यू ऑफ सच शेयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई. सिंपल रूल तो यही है कि भैया एम्प्लॉई को तो बेनिफिट हुआ, एम्प्लॉई के हैंड्स में पूरी की पूरी वैल्यू टैक्सेबल कर दो. बहुत बढ़िया विचार है सर, बहुत अच्छा सोचा आपने. तो सर एक बात और बताइए, इसको टैक्सेबल करें तो कब करें? किसी असेसमेंट ईयर में करना होगा ना. किस असेसमेंट ईयर में करें? पता है क्यों ये समस्या आई? इसके लिए मैं तुमको एक और चार्ट बना के दिखाना चाहता हूँ. ये देखो, इसमें हम बनाए, डुप्लीकेट स्लाइड ही कर लेते हैं, इरेज कर लेंगे इसको. ठीक है, ध्यान रखना. अभी टैक्स पे ये लॉ मेकर के मन में क्या चल रहा है. लॉ मेकर के मन में ये चल रहा है कि भैया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर्स दिए, तो क्या कम पैसे में दिए या फ्री में दिए क्या, तो जितनी भी वैल्यू है टैक्सेबल कर लो. कम पैसे में दिए तो भाई जो उसने पैसे दिए वो घटा देना, जैसे हर परक्विजिट में करते हैं हम लोग. सिंपल एक बात उनके मन में आई और इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ज़रा ये देखना बेटा. इंसर्ट कहाँ गया भाई साहब, शेप्स. ठीक है, एक मैं सुंदर सी छोटी सी टाइमलाइन खींचता हूँ. ठीक है, इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं क्या? शेप इफ़ेक्ट्स, शेप थिकनेस बढ़ाने का कोई ये थिकनेस बढ़ाने का तरीका है तो? अच्छा नहीं, ये मूव करने के लिए है. इसको ज़ीरो कर दे भाई. ठीक है, थिकनेस बढ़ाने के लिए इधर कहीं होता है ना, शेप आउटलाइन, शेप इफ़ेक्ट्स. इसको डार्क कर दिया तो थोड़ा क्लियर दिखाई दे. देखें ये है तो थोड़ा थिक लग रहा है, चलो ऐसे कर देते हैं. ठीक है, अब सही है. अब आ जाओ वापस. अब ये देखो, ये कौन सा दिन है, मैं कलर को वाइट ही रख लूँ. हाँ सही है. ये कौन सा दिन है भाई साहब? ये वो दिन है जब एम्प्लॉय ने कंपनी ज्वाइन करी. क्या उसको ज्वाइन करते ही शेयर्स मिल गए? नहीं, कंपनी ने बोला भाई साहब जरा कुछ काम तो करो हमारे साथ. कंपनी ने बोला कि जब आप 3 साल हमारे साथ काम करोगे तब आपको ये शेयर्स मिलेंगे. अच्छा भाई साहब, 3 साल का जो ये पीरियड है इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड.
ठीक है, वेस्टिंग पीरियड, 3 साल तक तुम मेहनत करोगे, अभी तुम्हें मिला नहीं ऑप्शन, जब 3 साल पूरे कर लोगे ना कंपनी में, तब जाके कहीं तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के फिर तुम्हें शेयर्स दिए जाएंगे। अगली बात, 3 साल बाद मौका तो मिल गया भाई साहब फाइनली, तो कंपनी ने क्या कोई डेट देनी है कि 15 अगस्त से पहले पहले कर लो? 15 अगस्त की डेट तो नहीं देती कंपनी, कहती है चलो पूरा 1 साल ले लो, 1 ईयर। ये मैं यूजुअली जो फिगर्स होती हैं ये भाई एम्प्लॉयर चाहे तो चेंज कर सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच की बात है, पर यूजुअली ऐसे ही कुछ फिगर्स होती है, 3 साल काम करो, 5 साल काम करो तब मिलेगा तुम्हें। 1 साल का समय देती है कंपनी, बोलती है भाई साहब दिस 1 ईयर इज योर एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड। इस पीरियड के बीच में भाई साहब आप कभी भी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? एक्सरसाइज कर सकते हो। क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना है? सर 10 रुपये का शेयर है, मैं 2 रुपये में लेना चाहता हूँ। ये 10 रुपये का शेयर कैसे पता चला आपको? सर वो जब वेस्टिंग पीरियड शुरू हुआ था ना, ये उस समय बोला गया था कि आज की डेट में शेयर्स मेरे इतने के हैं, अगर तुमने 3 साल काम कर लिया ना तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 2 रुपये के दे दूंगा। ये वादा कब किया गया था? अगर उस समय बोला हो गया होता ना 3 साल पहले कि भाई आज की डेट में मेरे शेयर 10 रुपये के हैं, 3 साल मेरे साथ काम करो, 12 रुपये में दे दूंगा तुम्हें, ये भी डील अच्छी थी। लेकिन कोई एम्प्लॉई ये डील सुनेगा ना तो ज्वाइन ही नहीं करेगा कंपनी। ये डील क्यों अच्छी थी? भैया 3 साल बाद शेयर्स की कीमत क्या होगी? अरे 50 रुपये भी हो सकती भाई साहब। 50 रुपये का शेयर आज की डेट में 10 रुपये का भी, 12 रुपये का भी मिले तो भी सस्ता पड़ेगा 3 साल बाद। लेकिन ये बात अनाउंस नहीं कर सकते आप, सुनने में अट्रैक्टिव नहीं लगती कि 12 रुपये का शेयर है और सॉरी 10 रुपये का शेयर है और तुम 3 साल हमारे साथ मेहनत से काम करो, तुम्हें हम 10 रुपये में दे देंगे। अरे सुन के अच्छा लगता है, सॉरी 10 का शेयर है और 12 में दे देंगे, सुन के अच्छा थोड़ी लगता है। सुन के अट्रैक्टिव क्या लगता है? 10 रुपये का शेयर 2 रुपये में मिलेगा, अरे भाई साहब लूट लो, क्या स्कीम है, 3 साल ही तो काम करना है, मन लगा के काम करेंगे, 3 साल तक नौकरी से नहीं निकलना है, अच्छा काम करना है। 3 साल बंदा काम करेगा, उसके बाद 1 साल उसको एक्साइज पीरियड मिलता है। ये 10 रुपये कब की वैल्यू है भाई साहब? ये जो वैल्यू इस दिन थी ना, जब से एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा उस दिन ये अनाउंस हुआ था, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि भाई आज की डेट में 10 रुपये का तुम्हें 2 रुपये में देने का वादा करते हैं अगर 3 साल लगातार काम करते हो। चौथा पूरा साल मिला इनको एक्सरसाइज करने को। तो उस समय ना मार्केट थोड़ा गिरा हुआ था, थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो उनको लगा कि यार अभी रुक जाओ, अभी तो कुछ जम नहीं रहा है मेरे को, शेयर पता नहीं सारा ये कंपनी कहाँ जाएगी नहीं जाएगी। डिसाइड करते करते उन्होंने टाइम लगा दिया थोड़ा। ये इन्होंने कर लिया भाई साहब डिसाइड। मैं तो कहूँ कि और लिटरल अच्छा वर्ड लिखा जाए लीगल वाला, तो मैं डिसाइड की जगह दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो बताना। उस वर्ड को कहते हैं एक्सरसाइज। इन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। तो अगर एक्चुअल कैपिटल गेन या लॉस देखा जाए, लॉस तो नहीं होता ऐसे केसेस में, गेन ही होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो जो एक्सरसाइज वाली डेट है ना, उस दिन जो मार्केट वैल्यू थी, भाई एक्सरसाइज भी तुरंत नहीं हो जाती, एक्सरसाइज के बाद ये भी देखो, एक चीज़ और देखो। अच्छा मैं एक कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। एक्सरसाइज जिस दिन आपने डिसीजन बताया, तुरंत का तुरंत शेयर्स आपको नहीं मिलते हैं, वो आपका डीमैट अकाउंट खुलवाया जाता है, फिर कंपनी में वो अप्रूवल जाता है, लेटर जाता है, ये सब करते करते ब्यूरोक्रेसी में टाइम होता है। शेयर्स आपके खाते में ट्रांसफ़र करते करते आपसे पैसे लेते लेते लोग 2-3 महीने लगा देते हैं। तो एक्सरसाइज डेट कौन सी थी? ग्रीन वाली, मैंने फालतू ब्लैक कलर से लिख दी, देखो इसको ग्रीन से लिखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। रुक जाओ, इसको रिमूव कर दूँ, बाद में जो बच्चे नोट्स देखेंगे उन्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको ग्रीन से लिख देते हैं। कौन सा ग्रीन था? यही वाला ग्रीन था मेरे ख्याल से। यहाँ लिख देते हैं, ये ग्रीन वाली जो है ये एक्सरसाइज डेट है, जब एम्प्लॉय ने डिसाइड करा कि आज मुझे ये शेयर चाहिए। तो एम्प्लॉय ने क्या सोच के डिसाइड करा कि भाई आज ये शेयर चल रहा है 50 रुपये का, मुझे कितने में मिल रहा है? 2 रुपये में। एम्प्लॉय का काल्पनिक गेन ये है। ये देखो, अब मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूँ बारी बारी से। एम्प्लॉयर ने क्या सोचा था कि मैं 8 रुपये की वैल्यू दे रहा हूँ। एम्प्लॉय बड़ा खुश है क्योंकि वो क्या सोच रहा है, मुझे 48 रुपये की वैल्यू मिल रही है, पर एक्चुअली क्या मिलती है भाई?
एक्चुअली मिलती है जिस दिन डे ऑफ अलॉटमेंट, इसको यहाँ लिख दूँ मैं अलॉटमेंट डेट, जिस दिन शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में अलॉट हो जाते हैं ना, ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसके ट्रेडिंग अकाउंट तक, उस दिन वो एक्चुअली अपने ऑप्शन को सेल करके पैसा कमा सकता है, मतलब अपने शेयर्स को सेल करके पैसा कमा सकता है। मैंने ऑप्शन वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसको ऑप्शन मिला था ये शेयर्स खरीदने का। तो जिस दिन उसको शेयर्स अलॉट हो गए, जिस दिन उसके ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए, उस दिन वो एक्चुअली में प्रॉफिट कमा सकता है। उस दिन हो सकता है मार्केट वैल्यू क्या हो भाई साहब, मैं तो कहता हूँ हो सकता है कि उस दिन मार्केट वैल्यू हो 150 रुपये। उसे 150 रुपये का कितना मिल गया, 2 रुपये का मिल गया शेयर। चलो 150 ज़्यादा हो गया, 50 से 150 मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंचा दिया, पर दिस कैन ऑल्सो भी 5 रुपीज़। शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है। मान लो 150 रुपये की चीज़ उसे 2 रुपये में मिल गई, कितने का फ़ायदा हुआ भाई साहब, 148 का। अब देखा जाए तो एक्चुअल फ़ायदा कितना हुआ भाई साहब एम्प्लॉई का, 148 का। ये 48 क्या था, ये एम्प्लॉई की कोरी कल्पना थी। ये 8 रुपये क्या था बेटा, ये एम्प्लॉयर की कोरी कल्पना थी। हाँ 30 भी हो सकता है भाई साहब, 38 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, रैंडम कोई भी फिगर मांग लो तुम। मैंने तो बड़ी फिगर इसलिए ली क्योंकि बड़ी फिगर देख के लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। ठीक है जी, बात समझ में आई। ये पूरा प्रोसेस है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान का। इसमें एक वेस्टिंग पीरियड होता है, एक्सरसाइज पीरियड होता है, और एक्सरसाइज पीरियड में आप जब एक्सरसाइज करते हो शेयर अपना राइट शेयर्स को सस्ते में खरीदने का, तो एम्प्लॉयर आपको शेयर्स अलॉट करने में थोड़े समय लगाता है। वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है। आप फॉर्म भरोगे, आप डीडी जमा करोगे उतने अमाउंट की, या फिर एक रिक्वेजिशन स्लिप दोगे कि मेरी सैलरी में से इतना पैसा काट दिया जाए और इतने रुपए के शेयर्स मुझे अलॉट कर दिए जाएँ। फिर वो जाएगा तुम्हारे सीनियर के पास अप्रूवल के लिए। तुम्हारा सीनियर तुम्हारे मैनेजर को फ़ोन करेगा, क्या भाई ये लड़का कैसा है, सही काम करता है नहीं करता है, इसको रखने लायक है कि नहीं है, शेयर्स मांग रहा है हमारी कंपनी के। फिर उसका एमडी अप्रूव करेगा उस चीज़ को, अपना वो मैनेजर से फीडबैक लेगा, अपने एमडी को बताएगा, एमडी अप्रूव करेगा, बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें एक साथ कई सारे जितने एम्प्लॉइज़ का आया है ना, सबका डिस्कशन होगा कि हाँ भाई हाँ सब सही है, सब सही है, इन्होंने इतने पैसे दे दिए, हाँ भाई हाँ इनकी सैलरी में से काट सकते हैं, उनका पहले से तो नहीं आउटस्टैंडिंग है। सारी चीज़ें चेक होंगी, मीटिंग होगी, तब जाके डिसाइड होगा, तब वो बोर्ड पास करेगा कि हाँ भैया इन्हें शेयर देने हैं। फिर वो बोर्ड एप्लीकेशन लिखेगा सरकारी संस्था को, सीडीएसएल को या एनएसडीएल, जहाँ भी उनके डीमैट फॉर्म में शेयर्स पड़े हुए हैं, तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही बोलते हैं उसको, डीपी। सीडीएसएल या एनएसडीएल को लिखेगा चिट्ठी कि भाई साहब हमारी कंपनी के इतने शेयर ये मिश्रा जी को दिए जाएं, इन्होंने हमें पूरे पैसे दे दिए, हमें पैसे मिल गए, हम संतोष, हमें पूरा संतोष है, हमने ये उसमें साथ में पता है क्या लगानी पड़ती है, शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए पूरी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की जो स्कीम बनाई है ना उन्होंने, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम इसको शेयर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। फिर वो प्रूफ करते हुआ डॉक्यूमेंट होता है इतना लंबा सा कि ये देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये देखो ये कंडीशन भी, कई सेट कंडीशंस होती हैं उसमें, वो लंबा चौड़ा इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जाता है सीडीएसएल के पास या एनएसडीएल के पास। फिर वो लोग उस चीज़ को अप्रूव करते हैं कि ठीक है भैया मैंने आपकी बात मान ली। वो पूरा पढ़ने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद, चेक कराने के बाद, सीए से सर्टिफाई कराने के बाद तब अप्रूव करके शेयर्स डालेंगे एम्प्लॉय के डीमैट अकाउंट में। जब एम्प्लॉय के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आएंगे, उसको पता चलेगा, तब वो चाहे तो अगले दिन 9:15 बजे मार्केट खुलते ही जो भी भाव चल रहा है शेयर्स को, उसको बेच सकता है और एक्चुअली कोई प्रॉफिट कमा सकता है। उससे पहले उसके हाथ में एक ढेला नहीं आना। ये प्रोसेस क्लियर हो गया? बोलो भाई बोलो, इतना लंबा बोलने का कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं होगा? सही है, क्लियर हो गया? मैं चाहता हूँ ना कि अपन जो लॉ है इसका, इस कॉन्सेप्ट को आप रखो अपने दिमाग में। ये लॉ को अपन अगली ही क्लास में पढ़ें, क्योंकि अब तुम्हें और भी समय लगेगा समझाने में। मैं ब्रेक नहीं चाहता, यहाँ तक ब्रेक ठीक है, ये एक मैंने सेपरेट कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब लॉ क्या कहता है ये मैं चाहता हूँ कि अपन एक क्लास में पूरा का पूरा लॉ पढ़ें। सो आई विल कंटिन्यू दिस सेम टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। और इस क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी है। आई जस्ट होप द रिकॉर्डिंग इज सक्सेसफुल। इफ इट इज़, आई एम गोना डेफिनेटली शेयर इट विद यू, मे बी नॉट टुनाइट बट टुमारो, as soon as possible, by tomorrow afternoon. Okay, bye bye, good night, take care and keep being awesome.